बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मोहब्बत ऐसा दरिया है और इसकी राइटर है निगहत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। अम्मा को गए हुए 2 घंटे हो गए थे और उसका डर के मारे बुरा हाल था। हालांकि पहले वो ऐसी डरपोक नहीं थी और अब शायद हालात ने उसे हद दर्जा बुज़दिल बना दिया था। हवा से ज़रा सा पत्ता भी हिलता तो वो खौफजदा होकर देखने लगती। अम्मा ने भी तो इतनी देर कर दी थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। कुछ बताया भी नहीं और बाहर वाला लड़के तो इसी इंतज़ार में रहते थे जहाँ अम्मा घर से निकले वो चार दीवारी के आसपास मंडलाने लगते, ऊंची आवाज़ में फाहिश गाने और ऐसी ही बातें। और वो अंदर बैठी सचमुच अपने कानों पर हाथ रख लेती थी। अब उसकी समझ में आता था कभी मार और लागर से अब्बा मियाँ जो चार पैर से उठ भी नहीं सकते थे, अम्मा उनकी दराजी उम्र के लिए इतनी दुआएं क्यों मांगा करती थी। इतने कमज़ोर होकर भी वो कितना बड़ा सहारा थे कि कोई खौफ और डर नहीं था। और उनके रुखसत होते ही घर की दीवारें इतनी कमज़ोर हो गईं कि हरदम उनके गिरने का धड़का लगा रहता। सर पर छत ना हो तो खाली दीवारें कहाँ तक पनाह दे सकती हैं। न तपती धूप का रुख मोड़ा जा सकता है, न बरसते मीह का। अम्मा ने सारी ज़िंदगी हालात की चक्की में पिसते गुजारी थी, लेकिन उसने कभी इन्हें शाकी नहीं देखा, ना हालात से, ना मजाजी खुदा से और ना खुदा से। पेट भर रोटी ना मिलती तब भी शुक्र किया करती। उन्हीं की ज़ुबानी उसे मालूम हुआ कि अब्बा मियाँ रेलवे में मुलाजिम थे और ये क्वार्टर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और ये पता नहीं कब की बात थी, वरना उसने तो जब से होश संभाला था अब्बा मियाँ के हाथ में एक दवा की शीशी देखी थी जिसलिए वो सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाया करते। बीमारी ने उन्हें वक्त से पहले ही बुरा कर दिया था और अम्मा सारा दिन मशीन पर झुके झुके दोहरी हो गई थी। बहरहाल कुछ भी था, अम्मा इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी। अम्मा इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी जितनी अब नजर आने लगी थी। और ये सारी परेशानी उसकी वजह से थी जिस पर जवानी ने अपनी तमाम हशर समानियों समेत दर खोले थे। और अम्मा जो सचमुच बहुत बहादुर औरत थी, इस मकाम पर खुद का इंतहाई बेबस महसूस करने लगी। अब्बा मियाँ के इंतकाल को भी 3-4 महीने ही हुए थे और इस अरसे में अहले मोहल्ला ने इस तरह आंखें फेरी कि अम्मा खौफजदा हो गई। हालांकि अब्बा मियाँ सदा के मरीज़ कभी किसी से इतना वास्ता ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वहीं सबसे मिलती थी, फिर भी सारे लिहाज मिट गए। दुनिया जहान के निकम्मे आवारा लड़कों को मौका मिल गया। धड़ल्ले से इस घर के सामने बैठक बनाती। अम्मा ने एक बार एक एक घर जाकर उनकी माओ के सामने हाथ जोड़े, लेकिन सबके एक ही जवाब था जवान लड़के हैं, हम उन्हें बांध कर तो नहीं बिठा सकते और ना ही सारा वक्त उनकी निगरानी कर सकते हैं। तुम ही अपनी लड़की को संभाल कर रखो। और वो कैसे संभाल कर रखती, कभी बिला ज़रूरत क्या ज़रूरतन भी उसे बाहर नहीं निकलने दिया। और यह हकीकत है, किसी ने उसकी झलक भी नहीं देखी होगी। अलबत्ता अपनी माँ बहनों की ज़ुबानी चर्चे सुने होंगे कि वो ऐसी हसीन है। बहरहाल अब अम्मा की समझ में नहीं आ रहा था उसे लेकर कहाँ जाए। सारा दिन ऐसी ऐसी आवाज़ें आती कि माँ बेटी एक दूसरे से नज़रें चुराए फिरती। सचमुच उसका मर जाने को दिल चाहता था। किसी किसी वक्त तो वो बहुत संजीदगी से सोचने बैठ जाती कि उसे वाकई मर जाना चाहिए। इसकी वजह से अम्मा भी ज़्यादा परेशान है। वो नहीं होगी तो अम्मा आराम से रह लेंगी, लेकिन फिर अम्मा ही का ख्याल कि बेचारी कितनी अकेली हो जाएंगी। अभी भी पता नहीं कहाँ चली गई थी, इतनी देर तो वो कहीं नहीं रुकती थी। सिलाई कपड़े देने और लेने जाती तो खड़े खड़े ही लौटती थी और अब तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। वो डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। हालांकि दिल चाह रहा था अम्मा के आने से पहले रोटी पका कर रखते, लेकिन बाहर तेज़ आवाज़ में टेप बज रहा था, साथ ही बेहंगम कहते जिसकी वजह से वो किचन तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। अपने ही घर कितना बेईमान हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। कितनी देर गुजर गई, उसके आंसू आप ही आप थम गए। तब उसे अम्मा की तरफ से तशवीश होने लगी। 100 तरह के अंदेशे थे जिन्होंने उसे हुला कर रख दिया और वो शिद्दत से अम्मा की खैरियत से वापसी की दुआएं मांगने लगी। तभी दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी तो वो भाग कर कमरे से निकल आई, लेकिन फिर रुक कर पहले अम्मा के होने का यकीन किया, फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर एक तरफ होगी। और जैसे ही अम्मा ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया वो उनसे लिपट गई। कहाँ चली गई थी अम्मा, इतनी देर लगा दी। आंसू फिर चले गए और अम्मा को इसकी परेशानी का अंदाज़ा था, फिर भी उसे खुद से अलग करते हुए बोली, रोने की क्या बात है, काम से गई थी, देर सवेर तो हो जाती है, चलो ज़रा अंदर मेरे लिए पानी लेती आओ। उसने रुक कर अम्मा को देखा, बहुत मुज़हमिल सी अंदर जा रही थी। उसने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ़ की, फिर किचन से पानी लेकर कमरे में आई तो अम्मा उसके हाथ से गिलास लेते हुए पूछने लगी, कोई आया तो नहीं था। वो खामोश रही और अम्मा भी जवाब का इंतज़ार किए बगैर पानी पीने में लग गई। फिर खाली गिलास उसे थमा कर लेट गई तो उसने उनके आसपास नज़रें दौड़ा कर पूछा, अम्मा क्या हुआ, सिलाई के कपड़े नहीं मिले? मैं कपड़े लेने नहीं गई थी। फिर उसकी हैरत बजा थी, अपने लिए कोई और ठिकाना देखने गई थी। कितना दुख था उनके लहजे में। वो कितनी देर तक उन्हें देखेगी, फिर उलझ कर बोली, कहाँ जाएंगी अब्बा हम?
अपना घर छोड़कर हमारे लिए सारी जगह एक सी हैं, हमें कहीं अमान नहीं मिलेगी। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने हमारे साथ। ना ना मेरी बच्ची, अल्लाह से शिकवा नहीं करते। अम्मा ने फ़ौरन टोक दिया। फिर गहरी सांस खींच कर कहने लगी, जाओ तुम एक बक्स में कुछ ज़रूरी सामान रख दो, हम शाम से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। क्या? वो फिर हैरान हुई। कहाँ जाएंगे? तुम सामान समेटो। अम्मा ने कदरे सख्ती से टोकने पर वो उठ खड़ी हुई। फिर जाते जाते रुक कर पूछा, कौन सा सामान समेटूं? ये दोनों कमरे खाली करने हैं, इनका सामान स्टोर में बंद कर दो। मैं हजन बी से कह आई हूँ, वो ये क्वार्टर किराए पर चढ़ा देंगी, और बस एक बक्स में अपने और मेरे कपड़े रख लो। अम्मा कहते हुए खुद भी उठ गई और इसके साथ चीज़ें उठा उठा कर स्टोर में रखने लगी। कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं था, फिर भी छोटी मोटी चीज़ें समेटने में काफ़ी वक्त लगा, और इस दौरान वो काफ़ी उलझती रही। अम्मा के अंदाज से जाहिर था कि वो कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए वो खुद ही क्यास करती रही। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, समझती भी कैसे। कभी किसी अजीज़ रिश्तेदार को घर में आते जाते नहीं देखा था। पहले अम्मा से बहुत पूछा करती थी। एक बार उन्होंने बताया, जब वो शादी होकर यहाँ आई थी तो घर में अब्बा मियाँ के अलावा उसकी दादी थी, जो साल भर बाद ही अल्लाह को प्यारी होगी, और अब्बा मियाँ के एक बड़े भाई कहीं बाहर रहते थे। बड़े आदमी थे, गरीब भाई से मिलना पसंद नहीं करते थे। दादी के इंतकाल पर कुछ दिनों के लिए आए, तभी अम्मा ने उन्हें देखा था। इसके बाद जो गए तो दोबारा शक्ल नहीं दिखाई। और ऐसे ताया जो उसके अब्बा मियाँ से नहीं मिलते थे, उनसे मिलने या उन्हें देखने की उससे कोई आर्जू नहीं थी। फिर बारहा उसने अपने नन्हे के बारे में पूछा तो जाने क्यों अम्मा खामोशी इख्तियार कर लेती, या फिर फ़ौरन ही उसका ध्यान इधर उधर कर देती। इस वक्त सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया कि शायद अम्मा को कोई अजीज़ रिश्तेदार मिल गया है, और वो फ़ौरन पूछे बगैर रह न सकी, अम्मा क्या हम नाना की तरफ जा रहे हैं? कौन नाना? अम्मा ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा तो वो गड़बड़ आ गई। मेरा मतलब है, आखिर बताती क्यों नहीं? वो उलझ कर रोने लगी तो अम्मा ने उसका हाथ पकड़ कर पास बिठा लिया। फिर उसके आंसू पोंछ कर कहने लगी, क्या बताऊँ, तुम्हारे अब्बा मियाँ के एक जानने वाले हैं, उन्हीं के पास गई थी। अपनी आप बीती सुनाई, और वो कोई ऐसे खुदा तरस आदमी तो नहीं, बस अल्लाह ने हमारी तरफ से कुछ रहम उनके दिल में डाल दिया। अपने घर में एक कमरा देने पर आमादा हो गए, बस वहीं चल कर रहेंगे। क्या वो अकेले रहते हैं? उसकी तसल्ली नहीं हुई, बल्कि और सहम कर पूछा, अरे नहीं, बाल बच्चों वाले हैं, इतना बड़ा घर है उनका, एक कोने में हम पड़े रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और देखो तुम ज़रा एहतियात से रहना, उनकी बेगम का मिजाज। खैर हमें किसी के मिजाज से क्या लेना देना, गालियाँ भी देंगी तो सुन लेंगे। तो अम्मा गालियाँ क्यों सुनेंगे? बेटा वो गालियाँ कहीं बेहतर हैं इन लोफर लपारों की बातों से। खैर तुम दिल छोटा ना करो, गालियाँ भी कोई खामखा नहीं देता, और हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। चलो अब तुम दरवाजे बंद करो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, हजन बी को चाबी भी देती आऊँगी। अम्मा उठकर बुड़का ओढ़ने लगी। उसने खामोशी से उन्हें जाते हुए देखा, फिर आकर कमरों के दरवाजे बंद करने लगी। कुछ देर बाद जब बाहर रिक्शा रुकने की आवाज़ आई तो वो बक्स खींच कर दरवाजे के पास ले आई। बड़ी सी चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर चेहरा भी छुपाने लगी। माँ अम्मा की नज़र पड़ी, बड़ी हसरत से बंद दरवाज़ों को तक रही थी। फिर आह भर कर बोली, अल्लाह की मर्ज़ी जिस हाल में रखे, चल बेटा। इसने पहले बक्स बाहर धकेला, जिसे अम्मा के कहने पर रिक्शे वाले ने उठाकर रिक्शे में रखा। फिर वो अम्मा के साथ बैठ गई। सामने बैठे लड़कों ने पहले हैरत से देखा, फिर भागे चले आए। बरी भी, कहाँ जा रही हो? अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिक्शे वाले से कहने लगी, चलो बेटा जल्दी करो, क्या ट्रेन छूट रही है? और इसे कहाँ ले जा रही हो? मुख्तलिफ आवाज़ें थी जो अगर रिक्शे का शोर ना होता तो जाने कहाँ तक ताकुब करती चली आती। आ गई बुआ, इतनी कुशादा और जदीद फर्नीचर से आरास्ता कमरे में वो अम्मा के साथ कुछ सहमी हुई खड़ी थी कि इस आवाज़ पर चौंक कर देखने लगी। उसका चेहरा भी चादर में छुपा हुआ था। झरी में से देख रही थी, कीमती साड़ी में मलबूस बहुत मॉडर्न किस्म की खातून थी। वो मरऊब हुई, लेकिन अम्मा को उनका बुआ कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यूँ जैसे नौकर को मुखातिब किया जाता है। और अम्मा का जवाब ने उसे मज़ीद दुख से हमकनार किया। जी बेगम, ये तुम्हारी लड़की है? उसके चादर में लिपटे वजूद पर नज़र डालकर नखवत से पूछा। जी बेगम, इसे काम वाम भी आता है? जा, गरीब की लड़की को काम ही तो आता है। पर बेगम आपको इसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझ में अभी इतना दम है कि। अच्छा अच्छा, जाओ चौकीदार से कहो तुम्हें क्वार्टर दिखा दे। अच्छा अच्छा, जाओ चौकीदार से कहो तुम्हें क्वार्टर दिखा दे। अम्मा कमाल ज़ब्त का मुजाहरा कर रही थी, जबकि क्वार्टर में आते ही रोने लगी। इसलिए नहीं कि तकदीर लिखने वाले ने ये दिन दिखाया, बल्कि इसलिए कि उसके बंदों ने ज़िंदगी के रास्ते तंग कर दिए थे, कि अपना घर छोड़कर अम्मा दूसरे की नौकरी करने पर मजबूर हुई। हाय, तुम रोने क्यों लगी? अम्मा सब समझ रही थी, फिर भी तअज्जुब का मुजाहरा किया। अम्मा अब दूसरों के बर्तन मांजेंगी? इसी तरह रोते हुए बोली। दूसरों के कपड़े भी तो सीती थी। खैर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, तुम जी छोटा ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र करो उसने सर छुपाने को ठिकाना भी दे दिया है, वरना मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई थी। अम्मा ने कसदन उसके रोने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और बात करते हुए बक्स खोलकर उसमें से चादर निकालने लगी। फिर उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, लो ये चारपाई पर रख दो, रात में कुछ ठंड हो जाती है। उसने खामोशी से चादरें ले ली तो अम्मा ने बक्स बंद करके चारपाई के नीचे धकेल दिया। फिर उठते हुए बोली,
तुम बैठो आराम से, मैं बेगम के पास जा रही हूँ। रात का खाना वगैरह पकाना होगा। अम्मा यहाँ कोई आएगा तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आएगा, और तुम भी कोठी की तरफ मत आना। जब ज़रूरत होगी या जब मैं मुनासिब समझूंगी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, समझ गई ना? उसने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया और अम्मा के जाने के बाद कमरे से आगे घिरे छोटे से अहाते का जायजा लेने लगी, जिसके एक तरफ बाथरूम और दूसरी तरफ छोटा सा किचन था। गो कि अपना घर बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इससे कहीं बेहतर था। यहाँ तो पहले मरहले पर ही घुटन का एहसास होने लगा, और कुछ भी था अब तो जाने कब तक यहीं रहना था। फिर चंद दिन इस चार दीवारी में वो एक तरह से महसूर रही। इसके बाद गालबन अम्मा ने देख लिया कि कोठी में उसके लिए कोई खतरा नहीं। यानी बेगम की चार औलादें थी, सबसे बड़ा बेटा, इसके बाद लाइन से तीन लड़कियां। सुबह नाश्ते के बाद ही साहब के साथ उनका बेटा भी ऑफिस से आ जाता। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी और छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। यूँ दोपहर तक वो तीनों घर में नहीं होती थीं, इसलिए अम्मा ने उसे कोठी आने जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो बहुत निढाल नजर आने लगी थी। और सबब अम्मा जानती थी कि वो कभी इस तरह फरागत से बैठी नहीं। बहुत कम उम्र में उसने घर के सारे काम काज सीख लिए थे। अम्मा तो सारा दिन मशीन पर बैठी रहती, बाकी सारे काम वही करती थी, और इधर चंद दिनों की फरागत ने उसे मुरझा दिया। तभी उस रोज़ अम्मा उसे अपने साथ ले आई। अमेरिकन तर्ज का कुछ आधा किचन देखकर वो दंग रह गई। अम्मा, ये इतना बड़ा बावर्ची खाना है, यहाँ तो खाना पकाने में भी मज़ा आता होगा। वो एक एक शय छू कर देखने लगी। अच्छा सुनो, अम्मा ने उसे मुतवज्जा करते हुए उसका हाथ पकड़ा तो वो रुक कर देखने लगी। तब अम्मा आवाज़ दबाकर बोली, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि अकेले में तुम घबराती हो, लेकिन तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कि किसी काम को दिल चाहे तो करना, वरना नहीं। और हरगिज़ मत समझना कि तुम इस घर की नौकर हो। मेरे ना समझने से हकीकत तो बदल नहीं जाएगी अम्मा। वो अफसरदगी में घिर कर बोली, मैं तुम्हें हकीकत ही बता रही हूँ कि तुम किसी से कम नहीं हो। वो चुपचाप अम्मा को देखेगी। तभी बेगम की ऊंची हील की टिक टिक सुनकर अम्मा उसका हाथ छोड़कर ज़रा पीछे हट गई, और वो कुछ खाइफ सी होकर बेगम को देखने लगी, जिन्होंने पहले उस पर तवज्जो नहीं दी, और अम्मा से पूछने लगी, रहमत सौदा ले आया है? नहीं बेगम, अभी तो नहीं आया। अच्छा, फिर जब तक तुम ड्राइंग रूम की झाड़ पूंछ कर दो, और ज़रा जल्दी करना, साहब के कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेगम ने अम्मा से कहते हुए उसे देखा तो उससे कहने लगी, बल्कि ऐसा करो, तुम आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, उम्मे कुलसूम। बेगम ने नाम सुनकर सरतपा उसे देखा। कहीं से भी मुलाजमा नजर नहीं आ रही थी। शक्ल सूरत के अलावा हुलिया भी ठीक ठाक था। सर झटक कर बोली, आओ मेरे साथ, और बुआ 12 बजे तक खाना तैयार कर लेना। साहब के मेहमान बाहर से आ रहे हैं। खाना अच्छा हुआ और मिर्चें ज़रा कम डालना। जी बेगम। अम्मा ने उन्हें जवाब देकर उसे आंखों से जाने का इशारा किया तो वो बेगम के पीछे ड्राइंग रूम में आ गई। उन्होंने खड़े खड़े उसे कुछ हदायत दी और उजलत में दूसरे दरवाजे से निकल गई तो वो चमकती हुई चीज़ों को मजीद चमकाने लगी। हैरान भी हो रही थी, कहीं हल्की सी गर्द का शाइबा तक नहीं था। तब उसे अपना घर याद आया, जो सुबह शाम सफाई के बावजूद भी इस तरह नहीं चमकता था। फिर भी अपने घर का ख्याल आते ही इसकी पलकें नम हो गई। धुंधलाई आंखों से टेबल की चमकीली सतह पर उसे अपना हेौला धुंधला नजर आया, तो वो बजाय आंखें साफ करने के कारपेट पर घुटने टेक कर बैठी और दुपट्टे के पल्लू से टेबल साफ करने लगी। कुछ देर बाद फिर झुककर अपना आप देखना चाहा तो पलकों पर अर्ट के कतरे छलक गए। तब घबरा कर पहले आंखें साफ की, फिर जल्दी जल्दी टेबल साफ कर रही थी कि दरवाजे पर आहट सुनकर खड़ी होगी। उसका ख्याल था बेगम होगी, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा ठटक गई। 3 पीस ब्राउन सूट में मलबूस अधेड़ उम्र के गालबन साहब थे, जो एक सरसरी नज़र उस पर डालकर इधर उधर देखने लगे और किसी और को मौजूद न पाकर दोबारा उसकी तरफ मतवजा हुए। तो शशोपंज में थे। गालबन समझ नहीं पाए वो कौन है और उसे कैसे मुखातिब करें। फिर कुछ इस तरह बोल पाए, वो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उम्मे कुलसूम। माशाल्लाह, बहुत। इसी कदर कहा था कि बेगम की आमद पर उनसे पूछने लगी, भाई ये बच्ची कौन है? बुआ की लड़की है। हाँ कुलसूम, तुमने सफाई कर ली है तो जाओ अपनी माँ का हाथ बटाओ। बेगम ने साथ ही उसे भी जाने का कह दिया तो वो छोटे कदम उठाती ड्राइंग रूम से निकल आई। अजीब ही उलझन थी। अम्मा ने बताया था ये अब्बा मियाँ के जानने वाले हैं और उसे भी यही लग रहा था जैसे पहले कहीं देखा है, लेकिन फ़ौरन याद नहीं आ रहा था। जब भी अम्मा के पास आते ही पूछने लगी, अम्मा ये साहब क्या अब्बा मियाँ के दोस्त थे? प्यास करते हुए अम्मा ने एक लहजा रुक कर उसे देखा, फिर दोबारा छुरी चलाते हुए बोली, पता नहीं, आपने ही तो बताया था कि अब्बा मियाँ के जानने वाले हैं। हाँ फिर? अम्मा ने कदरे तीखी नज़रों से देखा तो वो खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उलझ भी रही थी कि आखिर इसने ऐसी क्या बात कह दी जो अम्मा बिगड़ने लगी। फिर कितने सारे दिन गुजर गए। उसे तन्हा और फारिग बैठने से कोठी में कोई ना कोई काम करते रहना ज़्यादा बेहतर लगता था, क्योंकि इस तरह कम अज़ कम वक्त गुजरने का पता तो चलता था। इब्तदाई दिनों में कुछ झिझक सी थी, लेकिन अब हर काम बड़े आराम से कर लेती। बेगम को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। फ़राह, रूशना और रूबी के जाने के बाद उनके कमरे ठीक ठाक कर देती। फ़राह और रूबी के कमरे तो ठीक ही होते, अलबत्ता रूशना बहुत चीज़ें फैलाती थी जिन्हें समेटने में उसे काफ़ी वक्त लगता था। आखिर में बेगम के कमरे में जाती तो उनके मूड पर मुनहसर होता था। कभी कहती बेड की चादर वगैरह चेंज कर दो, और कभी दरवाजे से ही लौटा देती। इस वक्त भी वो उनके कमरे में दाखिल हुई, लेकिन साहब को मौजूद देखकर उसी खामोशी से वापस पलटने लगी कि उन्होंने पुकार लिया, आओ आओ, किस काम से आई थी?
सफाई करनी थी। सफाई? उन्होंने ताज्जुब से कहा। तुमसे किसने कहा सफाई करने को? मेरा मतलब है वो सफाई वाली मासी कहाँ गई? पता नहीं साहब, मैंने तो उसे नहीं देखा, उसने सादगी से कहा। तो वो जाने क्यों नज़रें चुरा के। अच्छा तुम जाओ, और सुनो, आइंदा तुम ये सफाई वगैरह के काम नहीं करना। और क्या करूं? वो बिला इरादा पूछ गई। कुछ नहीं, तुम कुछ मत किया करो, वो उलझ कर बोले। तो वो भी उलझती हुई उनके कमरे से निकल आई और अम्मा के पास आकर बोली, साहब ने मुझे सफाई करने से मना कर दी है। अच्छा? अम्मा हंसी, फिर उसके ताज्जुब से देखने पर कहने लगी, उनके मना करने से क्या होता है? खैर, जिस दिन वो घर पर हुआ करे तुम कोई काम नहीं किया करो। क्यों अम्मा? उन्हें नहीं जो अच्छा लगता है, और आज छुट्टी का दिन तो नहीं है, फिर वो घर पर कैसे? तबीयत ठीक है उनकी? अम्मा ने अचानक ख्याल आने पर पूछा। तो वो ज़रा से कंधे झटक कर बोली, मुझे क्या पता। अच्छा तुम क्वार्टर में जाओ, मैं कर लूँगी सब। नहीं अम्मा, वहाँ मेरा दिल नहीं लगता। क्या? अम्मा चौंक कर उसे देखने लगी। कुछ उकताई हुई बेजार सी बैठी थी। उन्हें तशवीश होने लगी कि इससे पहले कि टोकती वो उनके पास से उठकर चली आई। हमेशा की तरह सर्दी अचानक ही शुरू हुई थी। इतने दिनों से मौसम खुशगवार सा था और माँ कह भी रही थी कि घर से लिहाफ ले आएँ, लेकिन उनका जाना नहीं हुआ। इस रात गालबन कोटा में बर्फबारी के बायस सर्द हवाएं चलने लगी थी। वो रात भर एक चादर में ठठरती रही और माँ तो सुबह उठ ही नहीं सकी। सर्दी के साथ उन्हें तेज़ बुखार ने आ लिया। उसने जल्दी से अपनी किचन में आकर चाय बनाई, फिर उन्हें उठाते हुए बोली, आपने तो कमाल कर दिया अम्मा, पता भी था सर्दी एकदम शुरू हो जाती है, फिर भी लिहाफ नहीं लाई। आज ले आऊँगी, अम्मा अपने आप में सुकड़ते हुए बोली। आज कैसे लाएंगी? इतना तो बुखार हो रहा है आपका। ठीक हो जाऊंगी, ज़रा दोपहर निकल आए तो सर्दी भी उतर जाएगी। तुम जाकर उनका नाश्ता बना दो। मैं? वो बेख्तियार कह गई, क्योंकि अम्मा ही के कहने पर वो नाश्ते वगैरह के बाद ही उस तरफ जाती थी। फिर कुछ जुज़बुज़ होकर बोली, मैं नहीं जा रही अम्मा, बेगम खुद ही बना लेंगी। वो नहीं बनाएंगी, बल्कि तुम्हें बुलाने आ जाएंगी और बिगड़ेंगी अलग। मुझ में हिम्मत नहीं है, वरना मैं खुद। बस अब आराम से लेट जाएं। वो उनकी पूरी बात होने से पहले बोल पड़ी, फिर अपनी चारपाई से गद्दा खींचकर उन्हें ओढ़ा दिया और खुद चादर ओढ़कर चली आई। उसने सोचा सबके डाइनिंग रूम में आने से पहले ही नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दे, ताकि बार बार सबके सामने जाना ना पड़े। इसलिए जल्दी जल्दी डब्बा रोटी का पैकेट खोल रही थी कि अकब से आवाज़ आई, बुआ आज अभी तक चाय। और बिला इरादा पलटी और बुआ की जगह उसे देखकर वो अपनी जगह ठटक गया। फिर खुद जलसा होकर बोला, आई एम सॉरी, मैं समझा बुआ। बुआ कहाँ है? बीमार है। वो केतली उठाकर सिंक की तरफ बढ़ते हुए बोली। और आप? मेरा मतलब है आप। साहब की तरह वो भी उलझ गया कि उसे क्या समझे। उसने पहले केतली चूल्हे पर रखकर चूल्हा जलाया, फिर बड़े आराम से बोली, मेरा नाम उम्मे कुलसूम है, मैं बुआ की बेटी हूँ। आप? उसे जैसे यकीन नहीं है, फिर फ़ौरन पूछने लगा, आप कहाँ से आई हैं? मेरा मतलब है कहाँ रहती हैं? यहाँ क्वार्टर में। लेकिन मैंने तो इससे पहले आपको नहीं देखा। मैंने भी इससे पहले आपको नहीं देखा साहब, हालांकि आप यही रहते हैं। उसकी बात पर वो बेसाख्ता हंसा था। उसके कब से बेगम की आवाज़ आई, क्या हुआ सैफ? वह गड़बड़ा कर पीछे हटा। वो मामा चाय? हाँ, ये अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? बेगम कहती हुई किचन के अंदर आई और उसे देखकर पूछने लगी, आज तुम नाश्ता बना रही हो? जी बेगम, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा तो जल्दी करो, साहब लोगों को ऑफिस जाना है। बेगम तनबीह करते हुए वहीं टेबल पर बैठ गई। तो जो दरवाजे में खड़ा था खामोशी से चला गया। वो कप में चाय बनाकर पलटी और उसे मौजूद न पाकर कप बेगम के सामने रख दिया। इसके बाद नाश्ते बनाने में लगी। फिर जितना वो जल्दी करना चाह रही थी, इतनी ही देर हो रही थी और सबकी मौजूदगी में बार बार उसे कुछ न कुछ लेकर डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। गो कि किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर भी वो परेशान हो गई, क्योंकि बार बार ख्याल आ रहा था, मैं किसी की नौकर तो नहीं हूँ जो एक एक चीज़ उठा कर दे रही हूँ। नौकर ही तो हूँ। जब नाश्ते से फारिग होकर बैठी तो आज़ुर्दगी में घिर कर सोचा, मैं सौदा लेने जा रहा हूँ बेटा, तुम्हारी अम्मा की दुआ लानी है। रहमत बाबा हाथ में थैला लिए पूछ रहे थे। उसने चौंक कर देखा। हाँ बाबा, अम्मा की दुआ लानी है, ठहरे मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो भागकर अम्मा से पैसे ले आई और इधर उधर से तलाश करके एक शीशी भी उन्हें थमा दी। फिर किचन की सफाई में लग गई। यहाँ से फारिग होकर कमरों का रुख किया। जब रुशना के कमरे में आई तो उसे कंबल में लिपटे देखकर पूछने लगी, क्या आपको भी बुखार हो गया? और किसे है? रुशना ने मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। अम्मा को। रात इतनी सर्दी में खाली चादर में पड़ी रही, बुखार तो होना ही था। क्यों, क्या तुम्हारे पास लिहाफ वगैरह नहीं है? आज अम्मा ले आएंगी। कहाँ से? रुशना यूं ही बात करने की गर्ज से पूछ रही थी और मानो उसे ख्याल आया अम्मा ने अपने बारे में कुछ भी बताने से मना किया। फ़ौरन बात बताते हुए बोली, इससे पहले जहाँ हम रहते थे काफ़ी चीज़ें वहीं रह गई। अम्मा ने कहा था आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगी, लिहाफ भी वहीं है। अच्छा सुनो, तुमने कुछ पढ़ा भी है? रुशना कमर के पीछे तकिया सीधा करके बैठते हुए पूछने लगी। तो वो नज़रें चुरा कर बोली, बस पढ़ लेती हूँ। क्या पढ़ लेती हो? यही अखबार और रसाइल वगैरह। अखबार और रसाइल? रुशना ने दोहराते हुए बगौर से देखा, फिर बराह रास्त पूछा, कहाँ तक पढ़ा है? बस रुशना बीबी, ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। हालांकि अब्बा मियाँ चाहते थे मैं BA MA करूँ, लेकिन हुनर अनजाने में फिर सच बोलने लगी। अब्बा मियाँ की ज़िंदगी ने वफा नहीं की, वरना मैं ज़रूर पढ़ती। फिर भी कितना पढ़ा है? रुशना का तजस्सुस फितरी था। मैट्रिक किया है। वाह, रुशना ने बेख्तियार सराहा। फिर कहने लगी, वैसे मुझे पहले ही शुबा था, क्योंकि रोज़ाना मेरे कमरे की सफाई करते हुए जिस तरह तुम मेरी किताबों को तरतीब से रखती हो, इससे मैं समझ गई कि तुम्हें किताब की समझ बूझ है। लेकिन रुशना बीबी, आप किसी को बताइएगा नहीं। वो कुछ परेशान होकर बोली। क्यों?
یہ کوئی معیوب بات تو نہیں، بلکہ کالج میں ایڈمیشن لو، پرائیویٹ کر سکتی ہو۔ روشنا نے خلوص سے مشورہ دیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر تعصب سے بولی، کیا کروں گی بی بی پڑھ کر؟ بہت کچھ کر سکتی ہو۔ پہلی بات پڑھی لکھی شہری کہلاؤ گی، پھر اچھی جاب کر لینا، اس کے بعد تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی، کیونکہ شکل ویسے ہی اتنی پیاری ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ دیکھتی رہی تو روشنا نے ہنس کر پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ جس خواہش کو دبا کر وہ اطمینان سے ہو گئی تھی، اسے روشنا نے ہوا دے کر ایک بار پھر سے مضطرب کر دیا تھا۔ رات میں کتنی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ روشنا کی باتوں نے اسے بے چین کر دیا تھا، بار بار سر جھٹک کر دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کچھ دیر بعد ذہن پھر ادھر ہی الجھ جاتا۔ بلاخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کو دیکھا بے خبر سو رہی تھی اور اس سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ صبح کا انتظار کر لیتی۔ اسی وقت انہیں اٹھا دیا۔ کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ اماں پریشان ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے اماں، بس مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ عاجزی سے بولی۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اماں نے کنارے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ بخار کے باعث ان کا جسم ابھی بھی بہت گرم ہو رہا تھا۔ وہ تشویش سے بولی، اماں آپ کو تو ابھی بھی اتنا بخار ہے؟ دوا لی تھی آپ نے؟ ہاں، صبح آپ رحمت بابا کے ساتھ چلی جائیے گا، ڈاکٹر کے پاس، پتہ نہیں کیسی دوا دی ہے اس نے۔ اچھا بس اب تم چپ چاپ سو جاؤ۔ اماں خود نیند میں تھی، اس لیے اس کا باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوگی، لیکن جیسے ہی اماں نیند میں جانے لگی انہیں ہلا کر بولی، اماں پہلے میری بات تو سن لے۔ اب کیا ہے؟ اماں کی جھنجھلاہٹ کے باوجود وہ اپنی بات کہے بغیر نہیں رہ سکی، پھر کسی تمہید کے بغیر بولی، اماں میں پھر سے پڑھنا شروع کر دوں، بی اے میں کر سکتی ہوں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ کی تھی اس نے، لیکن اماں کی نیند اڑ گئی۔ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ اپنی ہی دھن میں بولے گی، اچھا ہے نا اماں، پڑھ لوں گی تو کسی اچھی جگہ نوکری مل جائے گی، مجھے اس طرح دوسروں کے گھر میں نوکروں کی طرح رہنا اچھا نہیں لگتا۔ بتائے نا اماں۔ پھر اماں گہری سانس کھینچ کر بولی، نہیں بیٹا کوئی فائدہ نہیں، تم کتنا بھی پڑھ لو، رہنا ہمیں یہی ہے، اب تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، یہاں کم از کم عزت تو محفوظ ہے، ورنہ مجھے اپنا گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تم نے دیکھا نہیں اکیلی عورتوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہ کسی کا کھاتے تھے نہ کسی سے مانگتے تھے، پھر بھی لوگوں کو نہ میری بیوگی کا خیال تھا نہ تمہاری یتیمی کا، الٹا ہم پر زندگی تنگ کر دی۔ سب لوگ تو ویسے نہیں ہوتے اماں، سب ایک سے ہوتے ہیں بیٹا۔ وہ ذرا جاہل اور کم پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں اپنی عزتوں کا بھی پاس نہیں تھا، جبکہ پڑھے لکھے لوگ خود پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ خیر تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہیں کون سا زیادہ دن یہاں رہنا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی اور اماں اس کی پیشانی پہ آئے بال ہٹاتے ہوئے بولی، میں نے صاحب سے کہا ہے کہ یہ اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، تب مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی۔ اماں وہ اس قدر کہہ سکی، ابھی ایسی ہی عمر میں تھی جہاں شادی کے نام پر ہونٹ تھرک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے، روشنا ابھی بھی جب موقع ملتا اسے پڑھنے پر اکساتی، لیکن اسے اماں کی باتوں میں زیادہ صداقت نظر آئی تھی، شاید اس لیے کہ جن تلخ حقائق کی اماں نے نشاندہی کی تھی ان سے وہ گزر بھی چکی تھی، اور آگے بھی اسے یہی سب نظر آتا تھا، اس لیے روشنا کی باتیں بس سن لیتی تھی۔ انہی دنوں اچانک فرح کی شادی طے پا گئی تو بیگم نے اماں کو کتنے بہت سارے کاموں میں الجھا دیا۔ غالباً ان 2-3 مہینوں میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کسی مجبوری کے تحت ہی وہ گھر کی نوکری کرنے پر مجبور ہوئی ہیں، ورنہ گھریلو معاملات میں سمجھ بوجھ، نشست و برخاست میں سلیقہ اور رکھ رکھاؤ انہیں کچھ اور ہی ظاہر کرتا تھا، اس لیے بیگم ان پر کافی اعتماد بھی کرنے لگی۔ فرح کی جہیز کی ہر چیز میں ان سے مشورہ لیتی اور اماں بھی یوں مصروف تھی جیسے اپنے گھر کی شادی ہو، جبکہ کچن کا سارا کام اس کے سر پر آ پڑا۔ پھر کمروں کی جھاڑ پونچھ بھی کرنی ہوتی، وقت بے وقت مہمانوں کی آمد، چائے پانی کا انتظام الگ، وہ واقعی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ابھی دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ بیگم نے سیف کا کمرہ صاف کرنے کا حکم صادر کر دیا، جس سے وہ بکھلا گئی، کیونکہ سیف کا کمرہ اوپر تھا اور وہ کبھی اوپر نہیں گئی تھی، نہ ہی کبھی اماں نے اسے کہا تھا، وہ خود ہی دن میں کسی وقت جا کر اس کا کمرہ ٹھیک کر آتی تھی۔ اس وقت اماں پتہ نہیں کہاں تھی اور بیگم نے براہ راست اس سے کہہ دیا تو وہ انکار نہیں کر سکی، لیکن اوپر جاتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی۔ حالانکہ سیف اس وقت گھر پہ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلے اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، پھر قدرے مطمئن ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بالکل روشنا کے کمرے کی طرح ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سب سمیٹنا شروع کیا، میلے کپڑے واش روم میں لٹکائے، صوفے پر تولیہ جیسے سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا اسے سٹینڈ پر ڈالا، بیڈ پر 2-3 فائلیں کھلی رکھی تھی اور کھڑکی سے آتی ہوا سے صفحے احتجاج کرتے لگ رہے تھے۔ ایش ٹرے رائٹنگ ٹیبل پر راکھ اڑا رہی تھی، وارڈروب کھلی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی کچن میں 3 گھنٹے کھڑی ہونے کے باعث تھکی ہوئی تھی، اس لیے اتنا پھیلاوا ارد گرد دیکھ کر جھنجلا گئی، لیکن کام تو کرنا ہی تھا، بس اپنے آپ بڑبڑاتی رہی۔ آدھ گھنٹے میں کمرہ صاف ہو گیا تو وہ فوراً نیچے جانے کی بجائے وہیں ٹیبل کے پاس نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی، محض کچھ دیر سستانے کی غرض سے، کیونکہ جانتی تھی نیچے کوئی اور کام منتظر ہوگا۔ خیال بھی تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، اس لیے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی خاطر گلدستے میں سے سارے کاغذی پھول نکال کر ایک ایک کر کے وہ بہت آرام سے دوبارہ سجانے لگی۔ جب آس پاس کوئی نہ ہو اور ذہن پر کسی سوچ کا پہرا بھی نہ ہو تو آپ ہی آپ کوئی گیت ہونٹوں پر مچل جاتا ہے۔ رات فرح کی سہیلیاں ڈھولک پر جو گیت گا رہی تھیں وہ گنگنانے لگی،
नजर लगी राजा तोरे बंगले पर, मैं जो होवत राजा काली बदरिया। बड़ी मगन सी थी, जैसे उसे और कोई काम ही नहीं। बहुत सोच सोच कर एक फूल उठाती, कुछ देर उसे उंगलियों में दबाती, फिर गुलदस्ते में सजा देती। पता ही नहीं चला कब अंदर आते हुए उसे देखकर वो दरवाजे में ही रुक गया। पुरफसूल लम्हात इस पर उसकी गुनगुनाहट ने क़यामत ढा दी। मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। वो उसके गुलाबी तराशीदा होंठों को देखे गया, जिन पर जाने या अनजाने में एक ख्वाहिश मचल रही थी, और एक पल में उसके तस्वुर की दुनिया आबाद हो गई। यहाँ वहाँ हर तरफ वो थी। बहुत बेख्तियार होकर बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ा सका कि हैसियतों की दीवार सामने आ गई। हाँ, कितनी हसीन सही थी तो एक मुलाजमा। इस ख्याल के साथ ज़रा सा खांसा तो वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लहजे को सख्त बनाने की कोशिश में नाकाम होकर वो नज़रें चुरा गया। सफाई करने आई थी। कर ली जी, तो जाओ यहाँ से। और सुनो, आइंदा तुम। वो बात अधूरी छोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया तो वो मुंतजिर खड़ी रही। जब वो कपड़े निकाल कर पलटा तो उसे देखकर ताज्जुब से बोला, तुम अभी तक गई नहीं? आप कुछ कह रहे थे। उसने याद दिलाना चाहा लेकिन वो फौरन बोल पड़ा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है और बस। अच्छा। लापरवाही से ज़रा से कंधे उचकाती वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसकी पुष्ट पर लहराती नागन पर से वो फौरन नजरें नहीं हटा सका। रात को वो अम्मा से उलझने लगी कि बेगम को 2-4 नौकर और रख लेने चाहिए। इतना सारा काम इन दोनों के सर पर डाल दिया है। बेटा, शादी का घर है, काम तो भर ही जाता है। कुछ दिनों की बात है। अम्मा ने रसान से समझाना चाहा लेकिन वो इसी तरह मुंह फुलाकर बोली, कुछ दिनों की बात हो या बहुत दिनों की, मुझसे नहीं होता। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। और क्या तुम अपने घर में सारा काम नहीं करती थी? अपने घर की बात और होती है अम्मा, इसे भी अपना घर समझो। इस घर ने हमें पना दी है। फिर फौरन बात बदलते हुए कहने लगी, खैर छोड़ो, वो गठरी उठा लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। कहाँ से? वो गठरी उठाकर जल्दी जल्दी खोने लगी, लेकिन बेकदरे शोख रंगों के सिल्कन कपड़े देख के हैरत से बोली, ये मैं पहनूंगी? हाँ, फरा की शादी में पहनना। अम्मा, आप भी कमाल करती हैं। अम्मा, भला हम नौकर लोग, तुम नौकर नहीं हो। अम्मा ने फ़ौरन कुछ इस अंदाज से टोका कि वो मज़ीद हैरान होकर देखने लगी। तब अम्मा उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोली, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम किसी से कम नहीं हो। बस करें अम्मा, आप माँ है ना, और हर माँ को अपनी औलाद सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वह बेदिली से कपड़ों को दोबारा गठरी में बांधने लगी। तभी दरवाजे पर से रहमत बाबा पुकार कर बोले, बुआ, कुलसूम को भेज दो, रुशना बीबी बुला रही हैं। उसने रहमत बाबा की पूरी बात सुनकर अम्मा को देखा तो वो बड़े आराम से बोली, जाओ, रुशना बुला रही है। अम्मा, इतनी रात हो गई है तो क्या हुआ, अभी सब जाग रहे हैं। देखो, ढोलक की आवाज़ भी आ रही है। अम्मा ने उसका उज़र नहीं माना और वो रूठी हुई सी गठरी फेंक कर चली गई। पहले रुशना के कमरे में झांक कर देखा, वो वहाँ नहीं थी। फिर हॉल की तरफ आ रही थी कि बरामदे में साहब ने रोक लिया। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अपने क्वार्टर में। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उन्होंने जैसे बात करने की गर्ज से पूछ लिया। जी। अच्छा, तुम इधर लड़कियों के पास चली जाओ, सब तुम्हारे साथ की लड़कियां हैं। वो कहते हुए आगे बढ़े, लेकिन फिर एक दम कदम रोक कर बोले, सुनो बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? जी। उसने कुछ चौंक कर हैरान होकर देखा तो पलट कर अपने कमरे में चली गई और वो उलझते हुए हॉल कमरे में आ गई। मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी कि रुशना ने पुकार लिया, कुलसूम, यहाँ आओ। उसे चक्कर काट कर रुशना तक आना पड़ा। इस हंसना में सब लड़कियां उसकी तरफ मतवजा हो गई। एक ने पूछ लिया, कौन है? ये कुलसूम है। रुशना ने इसी की तारीफ में इस कदर कहा, उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सॉरी रुशना, अगर ये कोई मशहूर शख्सियत है जिसका नाम ही काफ़ी है तब भी हम नहीं समझे, मुकम्मल तारीफ करवाओ। एक लड़की ने उसके सादा मासूम चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए कहा तो रुशना से पहले रूबी बोल पड़ी, ये हमारी मुलाजमा है। क्या? सब एक साथ चीही, मजाक नहीं करो, पूछ लो इससे। वाकई सब ने उसे तस्दीक चाहिए और बड़े आराम से बोली, रूबी ठीक कह रही हैं, मैं नौकर हूँ। बको मत, रुशना ने उसे डांट दिया। फिर सबसे कहने लगी, पागल हो तुम सब, रूबी की बात का यकीन कर लिया। और रूबी, ये क्या बदतमीज़ी है, लीजिए। अच्छा बस, आओ कुलसूम, तुम ढोलक बजाओ, हम सब गाएंगे। रुशना ने ढोलक खींचकर उसके सामने रख दी। फिर मेहंदी, बारात, वलीमा, हर फंक्शन में अम्मा ने उसे डांट डपट कर वही कपड़े पहनने पर मजबूर किया जो वो उसके लिए लाई थी, और वो तो आम से कपड़ों में भी गजब ढाती थी। ज़रा सी सज धज के उन सब की निगाहों का मरकज़ बन गई और वो इतनी बेखबर नहीं थी, लेकिन अपनी औकात ने उसे किसी खुशफहमी में मुबतला नहीं होने दिया। फिर कुछ बेगम की तीखी नज़रें थीं जो वो अम्मा की ख्वाहिश के बावजूद खुद को सबके बराबर नहीं, बावजूद रुशना ने उसके बाल खोल बराबर नहीं समझी। बावजूद रुशना ने उसके बाल खोल दिए और अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी तो बेगम ने रोक कर उससे पूछा, तुम भी जा रही हो? वह सटपट आ गई, फ़ौरन कोई जवाब भी नहीं दे सकी। जबकि रुशना अपनी धुन में आगे निकल गई। तब साहब ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। हाँ, ये क्यों नहीं जाएगी, जाओ देखा, जाओ बेटा, रुशना बुला रही है। उसने पलट कर देखा, वाकई रुशना इशारे से बुला रही थी। वो तेज़ कदमों से उसके पास आ गई, बहुत नर्वस हो गई थी। मज़ीद व्यू मिरर से झांकती मुश्ताक नज़रों ने परेशान कर दिए। दिल चाहा किसी बहाने फ़ौरन उतर जाए, लेकिन रुशना ने बैठते ही कह दिया, बहुत देर हो गई है सैफ भाई, बस अब जल्दी चलें।
اور وہ اولڈ کپل؟ اس کا اشارہ ماں باپ کی طرف تھا۔ روشنا ہنس کر بولی، وہ اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی بڑھا دی اور حقیقتاً وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اگر ہر بات اختیار میں ہو جائے تو پھر بے اختیاری کسے کہیں؟ وہ تو اس روز سے خود کو سمجھا رہا تھا جب اپنے کمرے میں اسے گنگناتے سنا تھا۔ حالانکہ اس کی آواز میں کوئی جادو نہیں تھا، لیکن وہ گرفت میں آ گیا تھا کہ اس روز سے اب تک اس کی سماعتوں میں بس اس کی آواز آ رہی تھی، میں جو ہوتی راجا توری دلہنیا، مٹک رہتی راجا تورے بنگلے پر۔ اور جہاں وہ تنہا ہوتا، جانے وہ کون سے روپ دھار کر سامنے آتی تھی، کتنی دیر تک وہ اطراف سے بیگانہ ہو جاتا اور جب سر جھٹکتا تو اپنے آپ سے نادم، کیا وہ ایسا ہی گیا گزرا ہے کہ ایک ملازمہ کو سوچنے لگا ہے، اور اگر کسی نے اس کے خیال تک رسائی حاصل کر لی تو اسے کتنا ہرٹ کیا جائے گا، ماما تک اسے صورت نہیں بخشیں گی۔ سیف الرحمن، تم اونچے بنگلے میں رہنے والے ویل ایجوکیٹڈ ویل مینرڈ سوسائٹی میں تمہارا مقام ہے، اور تم نے اپنے مقام سے اتنا نیچے گرنے کا تصور کیسے کیا؟ اسے اماں پھنکارتی ہوئی محسوس ہوئی، اور سچ مچ وہ اپنے مقام سے نیچے آنا نہیں چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اندر سے کمزور اور بزدل تھا، خود سے اعتراف کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ زمانے کا سامنا کرنا تو اور مشکل تھا، اور ان ساری باتوں کے باوجود وہ خود پر اختیار کھو چکا تھا۔ ولیمے سے واپسی پر گاڑی سے اترتے ہی وہ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹ کر جلدی جلدی چوٹی گوندنے لگی، اور چاہتی تھی کہ فوراً اپنے کوارٹر کا رخ کرے کہ روبی نے چائے کا کہہ دیا، کلثوم چائے بنا دینا اور ذرا جلدی۔ اس نے بہت خاموشی سے روبی کا حکم سنا، پھر روشنا سے پوچھا، آپ بھی پئیں گی؟ نہیں، وہ منع کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور قریب سے گزرتے ہوئے وہ کہہ گیا، میں ضرور پیوں گا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، پھر پہلے روبی کا کپ لے کر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ صاحب اور بیگم جو غالباً اسی وقت آ رہے تھے، اس کے ہاتھ میں کپ دیکھ کر انہوں نے بھی فرمائش کر ڈالی۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئے روبی کو چائے دے کر دوبارہ کچن میں آ گئی، ٹی پاٹ کا جائزہ لیا، اس میں مزید ایک کپ چائے تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرے میں کپ رکھا، چائے ڈالی، اور جو سیف کے لیے بنا چکی تھی وہ بھی ٹرے میں رکھ کر بیگم کے کمرے میں دے آئی، پھر آ کر نئے سرے سے پانی رکھا اور اس کے کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایسے ہی مکبر اسے شدت سے اپنا گھر یاد آتا تھا، اور گھر چھوٹا سے ہی، لیکن اپنی حکمرانی تو تھی، کسی کام میں کوئی زبردستی نہیں ہو، یہاں دل نہ چاہ رہا ہو یا تھکن سے بدن چور ہو تب بھی کرنا ہے۔ بہرحال وہ اس کے لیے چائے لے کر اوپر آئی تو اس کے انداز میں الجھت کے ساتھ قدرے بیزاری بھی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا بظاہر میگزین دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی جھک کر چائے کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا، وہ اس کے فرش پر جھولتے آنچل کو اپنے جوتے تلے دبا گیا، اور وہ سیدھی ہوئی تو سلکی کپڑوں پر آنچل پھسلتا چلا گیا۔ وہ فوراً تھام کر بولی، صاحب میرا دوپٹہ چھوڑیں۔ وہ محض اسے دیکھنے کی خاطر بالکل انسنی کر کے براہ راست اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ میرا دوپٹہ؟ اس نے جلدی سے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ سوری۔ اس نے اپنا جوتا ذرا سا اونچا کیا تو وہ فوراً اپنا آنچل کھینچ کر پیچھے ہٹ گئی اور جانے لگی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، وہ ایسا ہے کہ تم مجھے صاحب نہیں کہا کرو۔ پھر وہ سادگی سے دیکھنے لگی تو قدرے رک کر بولا، راجا کہہ لیا کرو۔ راجا؟ وہ ناسمجھی کی عالم میں تھی، اور آپ ہی آپ محظوظ ہو کر مسکرایا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تو وہ جلدی سے اس کے کمرے سے نکلے۔ گو کہ ابھی وہ ایسی ہی عمر میں تھی جب بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے شہزادے اچانک خوابوں کی سرزمین پر دوڑنے لگتے ہیں، لیکن ایک تو حالات نے اس کے اندر سے سہما کر رکھ دیا تھا، دوسرے اب اپنی کامیابی کا احساس تھا جو وہ قصدن ان راہوں سے نظریں چرا رہی تھی جن پر سیف الرحمن بہت چپکے سے ان کے لیے کوئی خواب رکھ چھوڑتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہیں غلطی سے بھی اس نے کوئی خواب آنکھوں سے سجا لیا تو پھر اس کے اور اماں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور ڈرتا تو وہ بھی تھا، لیکن بہرحال ملک تھا، اسے بہت سے چور راستوں کی خبر تھی، اس لیے پہلے اشارے کنائے سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کسی طرح وہ متوجہ نہیں ہوئی تب اس روز پہلے ہی مقام پر اس کی کلائی تھام گیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جی؟ وہ حیران کم پریشان زیادہ تھی۔ انجان مت بنو، میرے دل کی تو نیت ہے حوالہ کر کے اتنی اطمینان سے کیسے ہو تم؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ رودنے کو ہوگی، بہت اچھی طرح سے جانتی ہو تم، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ اعتراف بھی کر رہا تھا تو انتہائی غصے کے عالم میں، اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ بس کریں صاحب، بیگم کو پتہ چل گیا تو کھڑے کھڑے نکال دیں گی، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے، پرواہ نہیں، شاید اس کے روانی سے بہکتے اشک تھم جاتے، لیکن وہ خاموش ہو کر رہ گیا، جیسے خود بھی اس بات سے خائف ہو۔ پھر کہنے لگا، مجھے خود احساس ہے، ماما کو معلوم ہوگا تو خیر چھوڑو اس بات کو، اور دیکھو رونا بند کرو، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بیگم کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی، شاید اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، اب نہیں رونا، سمجھی؟ اس کے ساتھ ہی کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا، پھر بیگم کی نظروں سے بچنے کے لیے برتن دھونے میں لگ گئی، اور پھر بے آب ہو گیا۔ زندگی میں اگر ہر قدم پھول کھلنے لگے تھے تو وہاں تک ان سے نظریں چراتی، گو کہ اس نے کبھی محلوں خواب نہیں دیکھے تھے، اور یہ تو قسمت کی بات تھی کہ محلوں کا راجا خود چل کر آیا تھا، ہزار خواہش سے ہی، پھر بھی محبتوں کا اعتراف پوری سچائیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کلثوم کہ میں سب کے سامنے
मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता, लेकिन यकीन रखना मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वो बहुत नादान नहीं थी, फिर भी समझ नहीं पाई। इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम जानती हो मम्मा, बल्कि मेरे घर में कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि मैं तुम्हें। वो कसदन खामोश हो गया तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद कहने लगी, मैं जानती हूँ साहब, मेरा आपका कोई जोड़ नहीं। और जब आपको भी मालूम है तो फिर मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? मैं तो इंतज़ार में उम्र भी बिता सकती हूँ साहब। ओहो, कितनी बार मना किया है साहब, नहीं कहा करो। उस उसने टोकने के साथ कदरशोही से पूछा, क्या कहोगी राजा? वो धीरे से मुस्कुराई और उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई नीचे आई तो सामने से आती रुशना से टकरा गई। अरे अरे, ये इतनी बदहवास क्यों हो रही हो? रुशना वो मुश्किल संभल के पीछे हटते हुए बोली तो घबराहट में उसके मुंह से उल्टा सीधा निकलने लगा। वो मैं ऊपर सफाई करने गई थी, लेकिन राजा मेरा मतलब है वहाँ छोटे साहब हैं। छोटे साहब तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहा उन्होंने? नन नहीं तो हाँ, वो क्या कहेंगे भला। खैर, तुम सफाई वगैरह बाद में कर लेना। उसने ज़रा सा सर हिलाने पे इक्तफा किया और जल्दी से किचन में आ गई। अब उसे कोई काम बुरा नहीं लगता था। पता नहीं अम्मा किस हिसाब से कहती थी कि अपने आप को नौकर नहीं समझो, और अब वो सचमुच खुद को कुछ और समझने लगी थी। मोहब्बत की राह गुजर ही ऐसी है जिसमें अगर फूल कम खार ज़्यादा हों तब भी इब्तदाई मराहल में नज़र सिर्फ फूलों पर ही ठहरती है। वो भी बड़ी मगन सी मोहब्बत की कलियों से दामन भरती चली आ रही थी। हालांकि दो एक बार नाश्ते की टेबल पर वो बेगम को ये कहते हुए सुन चुकी थी कि वो रुशना और सैफ की शादी एक साथ करना चाहती हैं और सैफ के लिए वो लड़कियां भी देख रही हैं, लेकिन उसने परवाह नहीं की क्योंकि वो उसे यकीन दिला चुका था वो सिर्फ उसका है और इसी का ही रहेगा। उस वक्त बेगम घर पर नहीं थी, इसलिए दोपहर के तमाम कामों से फारिग होते ही वो अम्मा के साथ क्वार्टर में आ गई। रुशना और रूबी को दोपहर में लंबी तान कर सोने की आदत थी, इसलिए बेइत्मीनान था कि किसी काम के लिए पुकारा नहीं जाएगा। अम्मा अभी कुछ देर आराम कर लें, थक जाती होंगी। उसने ज़बरदस्ती अम्मा को लेटने पर मजबूर किया, फिर शापर में से अपना दुपट्टा निकाल कर काटने लग गई। कुछ देर बाद सैफ की आवाज़ सुनाई दी। गालबन दरवाजे पर रुक कर पुकार रहा था, बुआ। उसका दिल यकबारगी बड़ी ज़ोर से धड़का। कनखियों से अम्मा को देखा। वो उठते हुए कह रही थी, अरे ये तो सैफ मियाँ की आवाज़ है, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। उसने ऐसे ही झुकी हुई नज़रों से उसे आते हुए देखा, फिर बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आज जल्दी आगे बेटा, खाना निकाल दूँ। अम्मा यही समझी कि वो इसी घर से आया है, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं बुआ, आप बैठे आराम से, यूँ भी मैं खाना खा चुका हूँ, बस इसीलिए चलाया कि घर में बहुत खामोशी है। मम्मा कहाँ है? कुछ बता तो रही थी बेगम, मैंने ठीक से सुना नहीं। शायद तुम्हारे लिए कोई लड़की देखने गई होंगी। आजकल तो बस उन पर यही धुन सवार है। अच्छा। अम्मा की बात पर वो इश्तियाक जाहिर करता हुआ उनके पास ही बैठ गया, फिर कनखियों से उसे देखकर बोला, वाकई अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। बेगम भी यही चाहती हैं। मम्मा चाहती तो है, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया, फिर उसकी तरफ इशारा करके पूछने लगा, बुआ आप इसकी शादी कब कर रही हैं? दुआ करो बेटा, अल्लाह जल्द वो घड़ी लाए। मैंने साहब से भी कहा है कोई अच्छा लड़का देखें इसके लिए। इसकी शादी के जिक्र पर अम्मा एकदम संजीदा हो गई, जबकि वो शरीर हो रहा था। उसके घूरने के बावजूद बाज नहीं आया। मुझसे कहा होता बुआ, मैं अब तक 20 लड़की आपको दिखा चुका होता। अल्लाह भरा करे तुम्हारा कोई है तुम्हारी नज़र में। अम्मा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई तो वह सर खुजाते हुए बोला, हाँ है तो सही एक लड़का, लेकिन लेकिन क्या? अम्मा ने इंतहाई बेसब्री का मुजाहरा किया। तभी गाड़ी के हॉर्न पर वो बुखलाकर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, मेरा ख्याल है मम्मा आ गई, मैं फिर आपसे बात करूंगा बुआ, आप फिक्र नहीं करें। उसके साथ ही तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया तो वो जो खुद को अनजान जाहिर कर रही थी उसके जाते ही अम्मा को देखने लगी तो वो आह भरकर बोली, किस्मत की बात है, अगर आज हम पैसे वाले होते तो बेगम को इसके लिए इधर उधर लड़की न तलाश करनी पड़ती। क्या मतलब? उसने चौंक कर पूछा, लेकिन अम्मा अपनी ही सोच में थी और जैसे अपने आप से बोली, साहब का भी तो कुछ जोर नहीं चलता, वरना हम मुलाजमों के क्वार्टर में पड़े होते। क्या कह रही हैं आप? वो उलझ कर कदरे ज़ोर से बोली तो अम्मा चौंक कर उसे देखने लगी, फिर उठते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ज़रा बेगम के पास से हो आऊँ, शायद उन्हें कोई काम हो। यूं ही कितने दिन गुजर गए। वो देख रही थी अम्मा शिद्दत से उसकी मुंतज़िर हैं कि वो किसी दिन वो फिर इस तरफ आ निकले तो अम्मा उससे तफसीली बात करे, लेकिन वो नहीं आया और अब उसने महसूस किया अम्मा उसका इंतज़ार छोड़कर किसी और उलझन में है। जाने कैसी उलझन थी जिसने उन्हें गुम कर दिया था। किसी भी बात को उसे बार बार दोहराना पड़ता, फिर उन्हें झंझोड़ती, तब कहीं जाकर वो उसकी तरफ मुतवज्जा होती। कितने दिन वो उनकी इस कैफियत पर झुंझलाती रही। उस रोज़ टोकते हुए रूहानसी होगी, अम्मा आपको क्या हो गया है? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम्हारी नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी बेटा? उसके रूहानसी होने पर अम्मा ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, कहो क्या कह रही थी? कुछ नहीं। वो रूठे लहजे में बोली और चुपके से पुल को तकाई नमी साफ करने लगी। अरे तुम तो नाराज़ हो गई पगली, कोई माँ से भी नाराज़ होता है। अम्मा ने झुककर उसकी पेशानी चूमी। आप भी तो मुझे कोई बात बताएं, इतने दिनों से परेशान फिर रही हैं। उसने बिलाहिर टोक दिया। मैं परेशान हूँ, अम्मा ने जैसे खुद से कहा, फिर से बोली, परेशान नहीं हूँ बेटा, बस अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? बताए ना। उसने मचल कर इसरार किया तो वो कुछ देर खामोश रहने के बाद अम्मा कहने लगी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बा मियाँ के एक भाई भी हैं,
मैंने भी सिर्फ उनका नाम सुना था या फिर एक बार बस तुम्हारी दादी के इंतकाल पर देखा था। तुम्हारे अब्बा मियाँ बताते थे कि उन्हें शुरू से ही बड़ा आदमी बनने और कहलवाने का जुनून था। इसी शौक में बाहर निकल गए। जाने कितना अरसा बाहर रहकर वापस आए तो अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जो कमा कर लाए थे वो सब डूबने लगा। लेकिन होशियार आदमी थे, इससे पहले के कंगाल हो जाते एक बड़े घर में शादी कर ली और ससुर की मदद से ना सिर्फ ये कि उनका कारोबार बिल्कुल ठप होने से बच गया, बल्कि उन्होंने उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। लेकिन उनकी बीवी होशियार औरत थी, फिर ये भी जानती थी कि ये सब कुछ उसके बाप का दिया हुआ है, इसलिए वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। इन दिनों तुम्हारे अब्बा मियाँ और तुम्हारी दादी उन्हीं के पास रहते थे, और जो सलूक वो तुम्हारी दादी के साथ करती थी वो तुम्हारे अब्बा मियाँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए वो माँ को लेकर अपने उसी छोटे घर में चले गए। और तुम्हारे ताया बाबू जिला आदमी थे, कभी पलट कर माँ और भाई की खबर नहीं ली। अम्मा हैदर हफ्ता को दोहराते हुए वहीं खोई हुई थी। ज़रा देर को चुप हुई तो फिर चुप बैठी रह गई, जबकि निगाहों में एक एक मंजर घूम रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अचानक अम्मा को ताया अब्बा का ख्याल कैसे आ गया। दिल चाह पूछे, लेकिन फिर खामोश रही। और कितनी देर बाद अम्मा कहने लगी, जब मैं शादी होकर आई तो अक्सर तुम्हारी दादी को बड़े बेटे के लिए मगमूम देखा, फिर भी उनके पास जाना नहीं चाहती थी। बस उन्हें यही दुख था कि बड़ा बनने के जुनून में उनके बेटे ने अपना आप बेच डाला। कहती थी वो पैसे वाला होकर भी गुलाम का गुलाम है। फिर उनके इंतकाल पर मैंने भी उस शख्स को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि माँ के मरने पर किस तरह अजनबियों की तरह आया। तुम्हारे अब्बा मियाँ के पास भी ज़्यादा देर नहीं बैठे, तो ऐसे शख्स से भला क्या उम्मीद रखी जा सकती है। जब तुम्हारे अब्बा मियाँ गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हुए तो मैंने मशीन संभाली। मुझे और तुम्हारे अब्बा मियाँ को भी ये गवारा नहीं था कि हम उनसे मदद मांगे। फिर जिस शख्स को अपनी माँ का ख्याल नहीं था वो हमारा ख्याल क्या करता। बहरहाल वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी वक्त हमें इसी रास्ते पर ला खड़ा करते हैं जिससे हम गुजरना नहीं चाहते। इसे तकदीर की सितम ज़रीफ़ी कहूँ या कोई और आजमाइश, कुछ भी है, सारी आजमाइशों से कड़ी आजमाइश है कि जब सारी दुनिया अजनबी हो गई, हमारे लिए अपने ही घर की दीवारें कमज़ोर पड़ गई, तो इंतहाई मायूसी के आलम में मुझे ख्याल आया कि उसी दर का जहाँ से तुम्हारे अब्बा मियाँ और दादी इसी तरह दिल बर्दाश्ता होकर निकले थे कि दोबारा उस तरफ ना आने की कसम खा ली थी। अम्मा की आवाज़ बोझल होकर खामोश हो गई तो वो जो दम सादे पड़ी थी एकदम पूछने लगी, अब तायबा के पास गई थी? अम्मा फ़ौरन जवाब नहीं दे सकी तो वो उनका हाथ हिलाकर बोली, बताए ना अम्मा, अब गई थी उनके पास, और कहाँ जाती, कौन था हमारा, तुमने देखा नहीं था? लोगों ने हम पर ज़िंदगी तंग कर दी थी। अपनी बेबसी पर अम्मा के आंसू छलक गए। दुपट्टे में जज्ब करते हुए बोली, मायूसी के अंधेरों में मुझे एक किरण नजर आई थी और मैंने सोचा तुम्हारे तायाबा कितने संग दिल से यतीम भतीजी के सर पर हाथ तो रख ही देंगे। यूँ तुम्हारी खातिर मैं उनके पास चली गई, इन्हें तमाम हालात बताए कि तुम्हारे अब्बा मियाँ के इंतकाल के बाद लोगों ने किसी तरह अकेली औरतों का जीना हराम कर रखा है। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मा के ज़रा सा रुकने पर उसने बेसब्री से पूछा, बस बेटा, बड़ी मुश्किलों से वो हमें सर छुपाने की जगह देने पर आमादा हुए, वो भी इस शर्त पर कि उनकी बेगम को पता न चले, क्योंकि वो औरत अभी भी उनके गरीब रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। बहरहाल मैंने उनसे वादा कर लिया कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कभी खुद को जाहिर नहीं करेंगे। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था अम्मा, हम यहाँ ठीक तो हैं। उसे बहुत दुख हुआ। मैं आपकी नहीं उस वक्त की बात कर रही हूँ बेटा, जब हम अपने घर में थे। अम्मा की समझ में नहीं आया उसे कैसे समझाए। वाकई अजीब सा लग रहा था। नज़रें चुराते हुए बोली, तुम्हारे ताया अब्बा से बात करने के बाद ही तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या मतलब? वो एक झटके से उठ बैठी, फिर जैसे अपने ही आप समझ में आ गई तो इंतहाई तहस्सुफ़ में घिर के बोली, अम्मा ये घर मेरा मतलब है क्या? ये तायाबा और वो साहब? आराम से बेटा, मैं तुम्हें ये तो बताना चाह रही हूँ कि साहब ही तुम्हारे तायाबा नहीं। अम्मा, आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। भला अब्बा मियाँ के भाई? दुख बेयकीनी की कैफियत में वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और अम्मा तो पहले ही इस दुख से गुजर चुकी थी। अब तो उनका दिल ठहर सा गया था। उसका चेहरा हाथ में लेकर बोली, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तुम्हारे ताया अब्बा का कुछ जोर नहीं चलता, और तुम्हारी दादी ने भी ठीक कहा था, पैसे वाला होकर भी गुलाम है। फिर तुम्हें खुद समझना चाहिए कि बरसों तुम्हारे अब्बा मियाँ बिस्तरे मर्ग पर पड़े रहे, कभी ये पूछने नहीं आए। उन्होंने आकर हमें इस क्वार्टर में जगह दे दी है तो इसे एहसान समझो। ठीक कहती हैं आप, एहसान ही तो है उनका। वो छोटे से कमरे में इधर उधर देखते हुए बोली, कितनी खुशी होती होगी अब्बा मियाँ की रूह को कि उनके भाई ने हमें सर्दो गर्म से बचा लिया। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बचाना चाहती थी, तुम दिल पर ले बैठोगी। नहीं अम्मा, आपको पहले से बताना चाहिए था, या फिर अब भी ना बताती। पता नहीं सबके सामने जाते हुए मुझे कैसा लगेगा। रुशना रूबी और उसका नाम होंठों तक आते आते रह गया और वो नज़रें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। अम्मा कुछ देर तक खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, असल बात तो वही रह गई जिसके नतीजे में मुझे ये सारी हकीकत बतानी पड़ी। और क्या बात है? वो कुछ सहम कर देखने लगी कि कहीं कोई ऐसा इंकशाफ जो उसकी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़कर हो सचमुच उसे मार डालेगा। और उसकी कैफियत भाम कर अम्मा ने पहले उसे अपने सीने से लगाया, फिर उसकी पेशानी चूम कर बोली, तुम बहुत जल्द घबरा जाती हो। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कहूँगी। नहीं अम्मा, आप बताएं क्या बात है, अब मैं परेशान नहीं होंगी।
उसने फिर मचल कर इकरार किया तो अम्मा ने फिर से उसका सर अपनी गोद में रख लिया और कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगी, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। वो एक रोज़ सैफ ने कहा था तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताएगा। बाद में मौका मिलने पर मैंने पूछा तो कहने लगा वो खुद तुमसे शादी करेगा। मेरे खुदा, ठहरे हुए दिल में हलचल सी मच गई और ऐसे ही बेतरतीब धड़कनों के साथ पूछा, क्या उन्हें मालूम है अम्मा कि हम? नहीं बेटा, अम्मा फ़ौरन बोली, किसी को मालूम नहीं सिवाय तुम्हारे ताया अब्बा के, और उनसे मैं वादा कर चुकी हूँ। तुम भी ख्याल रखना, कभी किसी को खुद से अपने बारे में नहीं बताना। मैं क्यों बताऊँगी? और अम्मा, सैफ से आपने क्या कहा कि हमारा उनका क्या जोर? वो फिर असल बात की तरफ आ गई। क्या था बेटा? बल्कि मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो जो बात मुँह से निकाल चुका था उससे नहीं हटा। साथ ही ये भी एतराफ़ किया कि उसके माँ बाप इस रिश्ते पर कभी राज़ी नहीं होंगे। उन्हें राज़ी करना तो दूर की बात, वो तो उनसे कहने की हिम्मत भी नहीं रखता। अजीब उलझन में डाल दिया है उस लड़के ने मुझे, पुरसोच अंदाज में कहती हुई अम्मा परेशान नजर आने लगी। अब वो कहाँ उनकी परेशानी देख सकती थी। उसने तो बस वहीं तक सुना कि वो अपनी बात से नहीं हटा। मौसम सरमा का इख्तिताम होते ही बहारों के काफिले उतरते चले आए और सारे मौसम तो इंसान के अंदर से फूटते हैं। बस ये इत्तेफाक ही था कि इन दिनों अंदर बाहर का मौसम एक जैसा था। अगर लान के गोशे गोशे में कलियां चटक रही थी तो उसके मन का आंगन भी महका महका था। इस वक्त पौधों को पानी देते हुए वो बहुत धीमे धीमे कुछ गुनगुना रही थी। तभी पीछे से आकर उसने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए तो वो हवास बाख्ता सी होकर फौरन दूर हट गई और सहमी हुई नज़रों से देखकर बोली, राजा, अगर कोई देख लेता तो? कोई देखने वाला नहीं है, मेरा मतलब है सब गए हुए हैं। वो दोनों हाथ फैलाते हुए यूँ बोला जैसे खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हो। फिर भरकर उसके हाथ से पाइप लेकर दूर फेंक दिया और उसकी कलाई थाम कर बोला, चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलूँ क्या? उसकी चीख निकल गई। फिर संभल कर बोली, अम्मा हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगी। पूछ लेते हैं उनसे। वो बड़ी तरंग में था। उसकी कलाई खींचता हुआ चल पड़ा। राजा, वो सचमुच परेशान होगी। मुसलसल उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो इसी तरह अम्मा के सामने ले आया और ये पहला मौका था कि अम्मा इन दोनों को साथ देख रही थी। ठटक कर रह गई। फिर कुछ नागवारी से बोली, ये क्या हरकत है मियाँ? वो बुआ ये बाहर जाने की ज़िद कर रही थी। मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेते हैं। वो बड़े आराम से सारा इल्ज़ाम उसके सर रख गया और इसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली, नहीं अम्मा। क्या नहीं? अभी तुम कह नहीं रही थी? उसकी दिद्दत लड़ी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। झटके से कलाई छुड़ा कर भाग गई तो अम्मा उसे तनबीह किए बगैर नहीं रह सकी। मियाँ, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। हम गरीबों के पास ले देकर एक इज्जत ही तो रह जाती है। और कैसे ख्याल किया जाता है बुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना गलत करना चाहता हूँ। आप ही मेरी बात नहीं समझ रही। उन्हें कंधों से थाम कर बिठाते हुए कहने लगा, आपकी इज़्ज़त को मैं अपनी इज़्ज़त बताना चाहता हूँ। इब्तिदा में कुछ दुश्वारियाँ ज़रूर हैं, लेकिन फिर आप देखिएगा कैसे कुलसूम इस घर में राज करती है। आप हामी तो भरे बुआ। मेरे हामी भरने से क्या होगा बेटा? पहले तुम अपने माँ बाप से बात करो। बुआ ने अभी भी वही बात की जो इतने दिनों से कह रही थी तो वजीज होकर बोला, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। मेरे बाबा कभी राज़ी नहीं होंगे। देख लो, तुम खुद कह रहे हो वो कभी राज़ी नहीं होंगे, फिर मैं कैसे अपनी बेटी तुमसे ब्याह दूँ? ओफो, आप समझ नहीं रही। मेरा मतलब है वो भी राज़ी नहीं होंगे, लेकिन बाद में जब उन्हें मालूम होगा मैं कुलसूम से शादी कर चुका हूँ, तब अगर वो नाराज़ हुए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर से निकाल देंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। वो इतने दिनों से उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था। अब बाकायदा उनके पैरों के पास दो जानों बैठ गया और उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला, बुआ, आपको मेरा यकीन नहीं या आप मुझे कुलसूम के काबिल नहीं समझती। अम्मा के कमज़ोर पड़ने पर उसने मजबूती से उनके हाथ थाम लिए और उन्हें बोलने का मौका दिए बगैर कहने लगा, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सब लोग इस्लामाबाद गए हैं, उनकी वापसी 3-4 रोज़ से पहले नहीं होगी। और बात की आप फिक्र नहीं करें, मेरी जिम्मेदारी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अम्मा शशोपंच में थी। फिर वही लेकिन। बस आप चाय पानी का इंतज़ाम करें, मैं 2-4 दोस्तों को लेकर आता हूँ। नेक काम में देर कैसी? वो कहता हुआ खड़ा हुआ और फ़ौरन पोर्च की तरफ बढ़ आया। हम उसे जाते हुए देखती रहीं। इसके बाद भी कितनी देर वहीं बैठी रही। बेशुमार खदशों अंदेशों के दरमियान कहीं इत्मीनान भी मौजूद था कि वो कोई गैर नहीं, उसके जेठ का बेटा था और फिर शादी कर रहा था। इसके माँ बाप अब राज़ी नहीं तो फिर राज़ी हो जाएंगे। शायद ठीक कह रहा था। इब्तिदा में कुछ दुश्वारियाँ हैं, फिर तो कुलसूम इस घर में राज करेगी। उन्होंने दूर तक नज़रें दुराईं, फिर कुलसूम को पुकारते हुए उठ खड़ी हुई। फूलों के जेवर से आरास्ता उसके वजूद से पूरा कमरा महक रहा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। बार बार पलकें झपकती कि कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही, और वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। कितनी देर तक बिना कोई आहट किए उसे देखता रहा, फिर यूं ही बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ ऐन उसकी निगाहों के सामने रुककर दिलकशी से मुस्कुराया तो वो सटपटा कर पेशानी घुटनों पर टिका गई। अरे, क्या मैं इतना खौफनाक हूँ? वो शरारत से कहते हुए उसके सामने बैठ गया। फिर उसके हाथ को ज़रा सा झटका देकर बोला, अपने राजा को सलाम नहीं करोगी? अच्छा, पहले मेरा सलाम लो। राजा, उसने ज़रा सी पेशानी ऊंची की और थोड़ी घुटनों पर रखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। किससे? बेगम आएंगी तो? कम ऑन यार, कम अज़ कम आज की रात हर फिक्र गम से आज़ाद हो जाओ। ये अंदेशों की नहीं, अरमानों की रात है। वो फ़ौरन टोक कर बोला। फिर उसके सामने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर आड़ा लेटते हुए कहने लगा,
तुम्हें इस रूप में मैंने कब तस्वर किया था? इस रोज़ जब तुम वहाँ बैठी धीरे धीरे गुनगुना रही थी। ज़रा फिर गा कर सुनाओ तो। क्या उसे बिल्कुल याद नहीं था? मैं कब गा रही थी? कमाल है, यानी मैं तो इस एक अदा पर मर मिटा और तुम्हें खबर ही नहीं। याद करो फराग की शादी में वो क्या था, मैं जो होती राजा। आपको याद है? वो हैरान हुई। सिर्फ याद? कोई ऐसा दिन नहीं गया जो मैंने इस गीत के सामने तुम्हें ना सोचा हो, और इसी हवाले से मैंने खुद को राजा कहलवाया। फिर भी तुम्हें याद नहीं? उसकी आंखों में कंदीलें रोशन हुई और ऐसे ही चमकते हाथों से उसका उसका चेहरा देखने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, ज़रा सा गुनगुनाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकी। नजर लगी राजा तोरे बंगले पर, मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। बस राजा। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो हंस पड़ा। फिर उसका हाथ होंठों से छूकर बोला, अब तो सचमुच मेरी दुल्हन हो चुकी हो। और हाँ, मैं तुम्हें रूनुमाई देना तो भूल गया, जल्दी में यही खरीद सका हूँ। वो याद आने पर उठ बैठा और जेब से अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में डालते हुए बोला, मेरी मोहब्बत की पहली निशानी। गो के बहुत मामूली सी है, लेकिन नहीं राजा, ये मामूली नहीं है। वो टोक कर बोली, मामूली तो मैं हूँ जिसे आपने अपनी मोहब्बतों से माला माल कर दिया। कहाँ छुपाती फिरूंगी मैं इस अनमोल खजाने को? मेरा तो दिल इतना सा है। कितना सा? उसके शरारत से पूछने पर झीम कर बोली, आपको मजाक सूझ रहा है और मुझे डर लग रहा है। मेरी मौजूदगी में भी डर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा को बुला लाता हूँ। क्या? वो सटपटा कर चिढ़ी और उसे उठते देखकर वो बेख्तियार उसका हाथ थामा तो अगले पल उसके बाजुओं में थी। सुबह अपनी तमाम तर्रानाइयों समेत जलवा अफरोज हुई, और वो तो हमेशा से जल्दी उठने की आदी थी। बड़ी मुश्किल से खुद को उसके बाजुओं के हल्के से निकाल पाई। फिर एहतियात से बेड पर से उतर कर खिड़की से पर्दे हटाकर देखने लगी। खूबसूरत समय था। नसीम सहर उसके चेहरे को छूकर बालों से अटखेलियाँ करने लगी। एक पल को उसे सब घर वालों का ख्याल है, लेकिन ये जो वक्त उसकी दस्तरस में था इसे वो खोना नहीं चाहती थी, इसलिए फ़ौरन पलटकर उसके पास आ बैठी। बेखबरी की नींद सोया कितना अच्छा लग रहा था। कितनी देर वो चुपचाप उसे देखेगी। फिर बहुत नरमी से उसकी पेशानी पर आए बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर पहले ज़रा सा ऊपर समेटा। फिर ये अचानक क्या हुआ? बिला इरादा ही उसके बालों को ज़ोर से मुट्ठी में जकड़ लिया। तकलीफ के बायस फ़ौरन उसने आंखें खोल दी और बेख्तियार अपने बालों में फंसे उसके हाथ को पकड़ लिया तो अपनी गैर इरादी हरकत पर वो सटपटा गई। तब वो हंसकर बोला, मेरा तो ख्याल था मुझे उठाने के लिए तुम्हें सोच जतन करने पड़ेंगे, लेकिन तुमने तो एक झटके में ही उठा दिया। मुझे पता था आप आराम से नहीं उठेंगे। उसने बात बताई, लेकिन वो छेड़ कर बोला, तुम्हें कैसे पता था? बस पता था। और अब आप फ़ौरन उठ जाए, मैं नीचे जा रही हूँ। और वो उठने लगी कि उसने हाथ खींच कर दोबारा बिठा दिया। नीचे क्या करने जा रही हो? नाश्ता बनाऊंगी, और इससे पहले कि आपके लिए चाय हो। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगा, चाय रहने दो, तुम नाश्ता बनाओ, मैं भी अभी आ रहा हूँ। फिर नाश्ता करके कहीं बाहर चलेंगे। अम्मा से पूछ लें जनाब। अब अम्मा से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े आराम से अपना हक जिताते हुए उठकर वॉशरूम में चला गया। और फिर वो 3 दिन तो जैसे पलक झपकते ही गुजरे थे। सुबह से रात गए तक वो उसे जाने कहाँ कहाँ लिए फिरता। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने इतना कुछ नहीं देखा था जितना उसने इस 3 दिन में उसे दिखा डाला। क्लिफ्टन, पैराडाइज पॉइंट, मुख्तलिफ पार्क, 5 स्टार होटल्स और ढेरों शॉपिंग करा दी। हकीकतन एक पल को भी उसे किसी अंदेशे में नहीं घिरने दिया था, बल्कि उसे तो यूँ लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में अब हमेशा ही मौसम रहेगा। ख्वाह कुछ भी हो जाए, वो अपने राजा की हो चुकी है। बहरहाल इन 3 दिनों में वो सब सिर्फ मोहब्बत की कलियाँ चुनती रही। उसके होंठों की खिलखिलाती हुई हंसी इन्हीं कलियों के मरहोने में न थी। इस वक्त नाश्ता बनाते हुए वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, तभी वो शोर मचाता हुआ आ गया, जल्दी करो बबी, एक तो उठने में देर होगी और अभी तुम्हें तैयार भी होना है। मियाँ, क्या करूँ? देर आपने की है, कब से उठा रही थी। वो नाश्ते के लवाजमात वहीं टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बस अब तुम देर नहीं करना, जल्दी से नाश्ता करवाओ। अम्मा के आने से उसकी बात अधूरी रह गई। फिर उनसे कहने लगा, आइए माँ, नाश्ता करें। नहीं मियाँ, मैं ये बताने आई हूँ कि वो साहब लोग आगे हैं। क्या? वो यूँ बुखलाकर अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया, जबकि वो कुछ गुमसुम सी होकर उसे देखेगी, जो ऐसे ही बुखलाए हुए अंदाज में अम्मा से पूछ रहा था, कब आए सब लोग? मैंने अभी टैक्सी में से साहब को उतरते देखा है। अम्मा के बताने पर वो मज़ीद कुछ कहे बगैर किचन से निकल गया तो वो बेहद खामोश नज़रों से अम्मा को देखने लगी। तुम अपने क्वार्टर में जाओ बेटी, और जब तक सैफ न बुलाए इस तरफ नहीं आना। अम्मा नज़र चुराते हुए बोली। उसके कुछ कहने से पहले ही किचन से निकल गई तो वो बेख्तियार उनके पीछे लपकी, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई और बोझल कदमों से अपने क्वार्टर का रुख कर लिया। फिर सारा दिन वो इंतज़ार करती रहेगी, उसका बुलावा नहीं आया। और माँ पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ थी। कम अज़ कम उन्हें इसकी कैफियत का अंदाज़ा तो होगा। फिर भी दिन में किसी वक्त आकर झांका तक नहीं। उसकी परेशानी फितरी थी। खाना पीना तो दूर की बात, वो किसी पल चैन से बैठ भी नहीं सकी। एक पैर कमरे में तो दूसरा दरवाजे पर। कितनी बार सोचा खुद से चली जाए, लेकिन जाने कैसे कैसे अंदेशे राह में हायल हो गए और अम्मा रात के तमाम कामों से फारिग होने के बाद ही आई। इस वक्त तक उसका जब जवाब दे चुका था। उन्हें देखते देखते ही लपक कर उनसे लिपट गई और ज़रा कुतार रोना शुरू कर दिया। आय हाय, अम्मा ने कसरन जान बनकर टोका, रो क्यों रही हो?
खुदा के लिए अम्मा इतनी बेखबर ना मुझे मुझे बताएं राजा कहाँ है, उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही। वो रोते हुए रवानी से बोली, सब्र से बेटा, परेशान क्यों हुई हो? वो कहीं दूर तो नहीं गया, इसी घर में है। अम्मा ने अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए, फिर कंधे से थाम कर बिठाते हुए पूछने लगी, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? अम्मा, राजा ने बेगम को बताया है कि उसने शादी कर ली है। वो उनकी बात सिरे से नज़रअंदाज करके इतनी जल्दी कैसे बता सकता है? मौका देख कर ही बात करेगा। चलो तुम उठो, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना। नहीं अम्मा, वो फ़ौरन बोली, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से ऐसे ही बैठी हो। अम्मा उठने लगी तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई दी, तो वो चौंक कर इसी कदर कह सकी, अम्मा ये तो मैं देखती हूँ। अम्मा कमरे से चली गई और वो सांस रोककर सुनने की कोशिश करने लगी, जबकि धड़कनें उसकी आमद का पता बता रही थी। कुछ देर बाद वो अम्मा के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिना पल के झपकाए उसे देखेगी। लो, आ गया तुम्हारा राजा। अम्मा ने एक तरह से उसके साकत वजूद को हरकत देने की कोशिश की, फिर उससे कहने लगी, बेटा तुम ही इसे समझाओ, रो रो कर हलकान हो रही है। सुबह से कुछ खाया भी या भी नहीं? ये क्या हमाकत है कुलसूम, इस तरह करोगी तो? अम्मा आप खाना लाएं। वो अम्मा को भेजकर उसके पास आ बैठा और उसका हाथ हाथों में लेकर बोला, पगली इतनी जल्दी घबरा गई, अभी तो जाने कितने इम्तिहानों से गुजरना है। मम्मा से बात करना, फिर उन्हें मनाना, ये सब एकदम से तो नहीं हो जाएगा। मैं जानती हूँ राजा, फिर भी मुझे डर लग रहा है। सारा दिन जितने अंदेशों ने उसे सताया था वो सब उसके लहजे में उतर आए। किस बात से? अगर बेगम ने आपकी बात ना मानी बल्कि उल्टा हमें ही घर से निकाल दिया, तब वो फ़ौरन जवाब देने की बजाय पुरसोच अंदाज में उसे देखे गया, गोया उसकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताए ना राजा, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, उसने गहरा सांस के साथ उस बात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, मामा से कुछ बैद नहीं। बहरहाल वो तुम्हें घर से निकाल सकती है, मेरे दिल से नहीं। और तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मामा के घर में अगर तुम्हारे हमारे लिए जगह नहीं होगी तो हम कहीं और घर ले लेंगे। शादी की है मैंने, तुमसे मजाक तो नहीं किया। मजाक तो नहीं है, लेकिन मुझे ख्वाब सा लग रहा है। उसका लहजा खोया खोया सा था। तभी अम्मा के आने पर वो उसका हाथ छोड़कर उठते हुए बोला, खाना खा लो और अब रोकर अम्मा को परेशान नहीं करना। मैं जल्द मम्मा से बात करूंगा। सुन रही हो ना? वो कुछ नहीं बोली। तब वो दोबारा आने का कहते हुए चला गया। सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख भी लग रही थी, लेकिन खाया नहीं जा रहा था। अम्मा का ख्याल करके चन्नी वाले हलक से उतारे, फिर पानी पीकर बर्तन रख के अम्मा को लेटते देखकर यूं ही पूछ लिया, सो रही हैं अम्मा? हाँ, कोई काम है? नहीं। वो लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आ लेटी तो आप आंखों के पैमाने छलक पड़े। कल उसकी बाहों के हिसार में कैसी बेखबर थी और अब जाने कब नींद आई। यूं ही दिन गुजरते चले गए। वो हर रात जब सब सो जाते तो कुछ देर के लिए उसके पास आ बैठता, और कितनी अजीब बात थी, खुद दिन के उजाले में उसके पास आने से डरता था और अंधेरे में उसे हौसला देता था, बस कुछ दिन रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी मामा का मूड ठीक नहीं। वो सुनते सुनते आजिज आ गई तो उस रोज़ उससे उलझ पड़ी, राजा मैं तो अपनी दुनिया में बहुत मगन थी, मगर आपने चंद दिन नई दुनिया की आशनाई देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं खुद को बहुत अजियत में महसूस करती हूँ। आखिर कब तक मैं? उसकी आवाज़ आंसू में डूब गई। खुदा के लिए कुलसूम, रो नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत बेचैन रखते हैं। वो उसके आंसू रुमाल में जज्ब करते हुए बोला, रोना तो जैसे मेरे मुकद्दर में लिखा है। इस वक्त पूछूंगा तुमसे, जब इसी आंगन में तुम्हारे कह कहे गूंजा करेंगे। पता नहीं वो वक्त मेरी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं। कमन यार, मायूसी की बातें मत करो। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो उसका ध्यान बटाने की खातिर अपने जेबें टटोलने लगा, फिर उसे देखकर ज़रा से कंधे उचकार कर बोला, शायद कमरे में भूल आया हूँ, अभी ला दूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो रूठे हुए लहजे में बोली, ठीक है, जब चाहिए हो खुद ही आकर ले लेना। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो उसका हाथ थाम कर बोली, आप बहुत संगदिल हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हैं मुझसे। नादानी की बातें मत करो कुलसुम, मेरा ख्याल था तुम मेरा साथ दोगी, मेरी मजबूरी को समझोगी, लेकिन तुम उल्टा मुझे परेशान कर रही हो। उसके बिगड़ने पर वो सन्नाटे में आ गई। मैं परेशान कर रही हूँ? और क्या? आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं तुमसे बहुत दूर नहीं चला गया, यही रहता हूँ, रोज़ाना तुम्हारे पास आता हूँ। फिलहाल इसको बहुत समझो। कदर तवक्कुफ के बाद कहने लगा, तुम मम्मा को नहीं जानती, उन्हें अपने स्टेटस का बहुत ख्याल और बहुत जोम है, हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखती हैं। अगर मुझे 1% भी उनके मान जाने का यकीन होता तो मैं तुमसे इस तरह की शादी क्यों करता? पहले उन्हें मनाता, लेकिन मुझे पता है वो कभी नहीं मानेंगी। जिस रोज़ मेरी ज़ुबान पर तुम्हारा नाम आया वो तुम्हारा हशर तो बाद में ख़राब करेंगी। पहले मुझसे पूछेंगी कि इतनी पस्तियों में उतरने का सोचा भी कैसे। राजा इंतहाई दुख तासुब से वो ढह गई और इसकी कैफियत से बेखबर वो अपनी कहे गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी अम्मा को पहले बता दिया कि इब्तिदा में कुछ दुश्वारियां होंगी, ममाओं को मनाने में वक्त लगेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा हाथ थाम कर उनके सामने जा खड़ा हूँ और कहूँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। इसका मकसद दामन बचाना या छुड़ाना नहीं था, बल्कि हकीकत समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें मजीद कुछ सोचने का हौसला नहीं था। वो मुश्किल खुद को सहारा देकर खड़ी हुई और इसकी तवज्जो होने से पहले कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुलसूम, उसने दरवाजे पर हाथ मारकर पुकारा तो वो आवाज़ दबाकर चीखी, चले जाओ राजा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर भागकर अम्मा के ऊपर आन गिरी तो वो नींद में से बुड़बड़ा कर उठी और उसे रोते देखकर परेशान होगी।
क्या हुआ है? और वो इसी शिद्दत से रोते हुए मचल कर बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अम्मा, बस मुझे अपने घर ले चले, अब तो यही तुम्हारा घर है। अम्मा ने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए कहा तो वो चीख पड़ी, मत बहलाए मुझे, ये कभी मेरा घर नहीं हो सका। सब्र से बेटा, सारी ज़िंदगी सब्र शुक्र करती रही आप, क्या मिला आपको? मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा इससे पहले कि यहाँ से धक्के देकर निकाले जाएं। अपने घर चले। वो यूं खड़ी हुई जैसे इसी वक्त जाने को तैयार हो, और अम्मा सटपटा गई, पता तो चले बात क्या हुई है, सैफ ने कुछ कहा है? अम्मा ने इसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठाया तो वो उनकी गोद में सर रखकर और शिद्दत से रोने लगी, साथ ही एक जुमले की तकरार किए जा रही थी, बस अम्मा यहाँ से चले, यहाँ मैं मर जाऊंगी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता उसका सर टपकने लगी। कितनी देर तक जब उसकी सिसकियाँ थम गई तब उसका दिल रखने की खातिर बोली, चलेंगे बेटा, मैं सैफ से बात कर लूँ। उससे क्या बात करेंगी? वो उठकर बैठ गई। बात क्या करनी है, बस उसे बता दूंगी कि हम जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसे बताने की, बस हम सुबह ही चले जाएंगे। उसने कभी अम्मा से इस तरह जिद नहीं की थी। जब भी वो हैरान हुई फिर नरमी से बोली, सुबह कैसे जा सकते हैं, आगे घर खाली थोड़ी पड़ा है, मैं ये सब नहीं जानती। वो कहते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गई तो अम्मा ने सोचा, वक्ती गुस्सा है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो खुद से कोई फैसला करके इस पर अटल हो चुकी थी। जब भी सुबह आंख खोलने पर अम्मा को मौजूद नहीं पाया तो उसी वक्त उनके पीछे चली आई। छोड़ दे अम्मा, मैं कर लूँगी, बस आप अपना जाकर घर खाली करवाएं। पागल हुई हो क्या? अम्मा को बेगुस्सा आ गया, आप चाहती हैं मैं पागल हो जाऊं, लोग पत्थर मारे मुझे, तो यहाँ रहकर ये बहुत जल्द मुमकिन है। वो हत्थे से उखड़ी, कुछ सुनने की रवादार नज़र नहीं आ रही थी। मजबूरन अम्मा को हथियार डालने पड़े। अच्छा देखो, तुम जाकर आराम करो, मैं काम से फारिग होकर चली जाऊंगी। नहीं, अब कोई काम नहीं करेंगी आप। उसने अम्मा को कंधों से थामकर चूल्हे के पास से हटाया कि बेगम आई। पहले अम्मा को नाश्ता जल्दी बनाने को कहा, फिर उसे देखकर बोली, तुम कहाँ होती हो कुलसूम, नज़र नहीं आती, और ये तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? बस बेगम, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे पहले अम्मा बोल पड़ी, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, अपने आप तो ठीक नहीं हो जाएगी। बेगम नखवत भरे अंदाज में कहते हुए चली गई तो वो अम्मा को किचन से भेजकर खुद नाश्ता बनाने लगी। एक तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरे चूल्हे के पास खड़े रहने से उसका सीना सीना जलने और सर चकराने लगा। जल्दी करने की कोशिश में देर हो गई। सब टेबल पर पहुंच गए और बेगम ने वहीं से पुकारना शुरू कर दिया तो वो जो कुछ तैयार था ट्रे में रखकर डाइनिंग रूम में आई तो वो उसे देखकर ठटक गया, और शायद इस बंधन का एजाज था। इतनी एहतियातों के बावजूद उससे गैर एहतियाती हरकत सरजद हो गई कि अपनी जगह से उठकर उसने हाथों से ट्रे थाम ली और फ़ौरन वापस पलट गई, जबकि वह एहसास होने पर मज़ीद बौखला गया और बेगम के टोकने से पहले झंझा कर बोला, मम्मा मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? बेगम ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। तभी वो चाय लेकर आ गई तो बेगम की चुपती हुई नज़रें उस पर जा ठहरी और इंतहाई नागवारी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो जवाब देना चाहती थी लेकिन सर बहुत ज़ोर से चकराया और आंखों के सामने धुंध छा गई। जल्दी से चाय टेबल पर रखी उसने एक हाथ से कुर्सी का सहारा लिया और दूसरे हाथ से सर थाम कर आहिस्ता आहिस्ता झटकने लगी। तो रुशना ने हमदर्दी से पूछा, क्या हुआ कुलसूम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कुछ नहीं बोली। तब रुशना बेगम से कहने लगी, मम्मा ये ठीक नहीं लग रही, तुम जाओ कुलसूम अपनी अम्मा को भेजो। बेगम हुक्म सादर करके नाश्ते की तरफ मतवजा हो गई तो उसने बेहद खामोश नज़रों से उसे देखा और वो जैसे उसके देखने का मुंतजिर था फ़ौरन उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। बुज़दिल इस कदर मुतनफ़र हुई कि ज़हर खंद बड़बड़ाई और सर झटक कर वहाँ से चली आई। उसकी जिद से मजबूर होकर अम्मा किराएदारों को घर खाली करने का तो कह आई थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे वहाँ रहेंगी। फिर वही हालात, लोगों की बातें, रब तो और ज़्यादा बातें हो सकती थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। गो के दरमियान में उनका एक दो बार आना जाना हुआ था तो उन्होंने आस पड़ोस में ये कह दिया कि उन्होंने बेटी को अपने जेठ के यहाँ ब्याह दिया है। फिर भी सौ अंदेशे घेर रखे थे। अपने तौर पर उन्होंने सैफ से बात की, उसे ये भी बताया वो माँ बनने वाली है, तो वो बजाय खुश होने के बदहवास हो गया। ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा शादी के बाद तो यही सब होता है, तुम कहाँ तक छुपाओगे? अब तुम्हें अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो हत्थे से उकर गया। साफ कह दिया, फिलहाल मम्मा से बात नहीं कर सकता। अगर उन्होंने भी ऐसी ही कोई कोशिश की तो वो मामा के सामने साफ मुकर जाएगा, और इस वक्त इंतहाई दुख के आलम में उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें और इस वक्त तक यहाँ से ना जाए जब तक बच्चा इस दुनिया में आकर अपनी पहचान न करा ले। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपनी सोच की नफ़ी कर दी। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था हर सूरत उन्हें यहाँ से धक्के ही मिलेंगे। अब उनका अपना यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन जब तक अपना घर खाली ना हो जाता मजबूरी थी। उसे देखकर कुर्ती रहती है और गो के सैफ ने उन्हें एक तरह से मायूसी कर दिया था। फिर भी उसे अच्छे दिनों की आस दिलाती, लेकिन वो अब बहलने वाली नहीं थी। इस रोज़ उन्हीं की बात लौटाते हुए कहने लगी, आप ही ने तो कहा था सब लोग एक जैसे होते हैं, फ़र्क सिर्फ यह होता है कि जाहिल लोगों को अपनी इज्जतों का ख्याल भी नहीं होता, जबकि बड़े लोग अपना दामन बचा जाते हैं। फिर भी अम्मा अब धोखा खा गई, किस्मत ही खराब है। अम्मा ने सर दाग खींची तो वो तरख कर बोली, किस्मत को इल्ज़ाम न दे अम्मा, मेरी किस्मत में सैफ की बीवी बनना लिखा था और इस लिखे को कोई टाल नहीं सकता। बेगम भी नहीं, खराबी तो जल्दबाजी ने पैदा की या नादानी ने। ठीक कहती हो, गलती मेरी है जो मैंने सैफ का एतबार कर लिया। भूल गई थी वो भी उसी बाप का बेटा है जो अपनी माँ पर होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ ज़बान नहीं खोल सका।
اور जो अपनी सगी भतीजी के सर पर हाथ नहीं रख सकता, भला उसका बेटा कहाँ से इतनी हिम्मत लाएगा। हिम्मत तो अब मैं दिखाऊंगी अम्मा, वो फौरन बोल पड़ी। जाने से पहले एक बार सैफ के गिरेबान में हाथ जरूर डालूंगी। हाय, अम्मा उसके खतरनाक इरादे जानकर दहल कर उठ बैठी। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, और आप मुझे नहीं रोकेंगी। वो अपनी बात कहकर अम्मा के सामने से हट गई। फिर अम्मा ने उसकी मिन्नतें कर डाली कि अभी वो सब्र से काम ले, जहाँ से जाने के बाद किसी दिन खुद आकर साहब से बात करेंगी, उन्हें बताएंगी कि सैफ उससे शादी कर चुका है। साथ ही उसे यकीन दिलाती कि इस मामले में साहब हरगिज़ खामोश नहीं रह सकेंगे। अगर बेगम को आराम ना कर सके तब भी कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और वह खामोशी से अम्मा की तसल्लियाँ सुनती रही। इन पर यही जाहिर किया कि उनसे मुत्तफिक हो गई है, लेकिन अपने तौर पर जो सोच सकी थी उस पर अमल करने का पूरा इरादा रखती थी। उस रोज़ छुट्टी के बाद सब घर पर थे, और खुसूसन ऐसे दिनों में तो वो कोठी की तरफ जाती भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त ऐसी घबराहट हो रही थी, गालबन ज़हनी इंतशार के बायस, कि वो कुछ देर के लिए रुशना के पास चली गई। इस घर में एक वही थी जो इसे ठीक तरह से बात कर लेती थी। क्या बात है, तुम इतनी बेजार क्यों रहने लगी हो? इस वक्त उसके थके थके लहजे को महसूस करते हुए रुशना ने पूछ लिया। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, मेरा किसी बात में दिल नहीं लगता। वो अपनी कैफियत जानती थी, और नहीं भी असल में समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेजारी को किससे मंसूब करे। इसलिए कहती हूँ, कुछ कर लो, अपनी ज़िंदगी बना लो। रुशना को कोई मौका नहीं देना चाहती थी, और वो गहरी सांस खींच कर बोली, हाँ अब तो वाकई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं तो गुजारने के लिए तो करना ही पड़ेगा। बेवकूफ़, पहले बनाओ फिर गुजारो अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से? वो दुख से ज़रा हंसी। ऐसी बातें तो आप लोग ही सोच सकते हैं बीबी, तुम क्यों नहीं सोच सकती? रुशना की जिरा से वो उकता कर बोली। छोड़े बीबी, कोई और बात करें। फिर वो खुद ही मौजू बदलते हुए कहने लगी, आप अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ से जाने के बाद आप मुझे सबसे ज़्यादा याद आएंगी। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर? अपने घर? रोशना ने चौंक कर उसे देखा, फिर समझकर खुशदिली से बोली, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, यानी अब्बू तुम्हारी शादी कर रहे हैं। बुआ तुम्हारी शादी कर रही हैं? जी। वो कदरे से पटाई, फिर संभल कर बोली, नहीं अम्मा और मैं यहाँ से जा रही हैं। क्यों? क्या मम्मा ने? नहीं, बेगम ने जाने के लिए नहीं कहा, बस हम खुद ही जा रहे हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, अच्छा लेकिन सुनो, मेरी शादी के बाद जाना। रोशना ने मुरवतन उसे अपनी शादी तक रुकने के लिए कहा, तो वो इश्तियाक से पूछने लगी, आपकी शादी हो रही है कब? बस आजकल में सैफ भाई की शादी की बात पक्की हो जाए, इसके बाद शादी की तारीख तय हो जाएगी। मेरा मतलब है दोनों की साथ है। रुशना ने जैसे धमाका कर दिया। वो गुमसुम उसे देखेगी, ठीक है ना? उसकी कैफियत से बेखबर रुशना अपनी कह रही थी, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मेरे ख्याल में अगले महीने की कोई तारीख मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत जल्दी मचा रहे हैं। और सैफ, मतलब मेरा मतलब है छोटे साहब की कहाँ? उसे अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हुई। मामा के जानने वाले हैं, उनकी बेटी शुमाइला मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर भी। आखिरी बात पर रुशना खुद ही हंसी, और इसे लगा जैसे हर शय उस पर हंसने लगी हो। बेख्तियार दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और अंदर उठते ज्वार भाटे को मुश्किल दबा कर बोली, ये कैसे हो सकता है? क्या? क्या कैसे हो सकता है? रुशना बिल्कुल नहीं समझी। फिर उसके जट पड़ते चेहरे को देखकर तशवीश से बोली, क्या हुआ कुलसुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आओ यहाँ लेट जाओ। नहीं। वो एक झटके से खड़ी हो गई। इससे पहले कि रुशना को समझती वो उसके कमरे से निकल आई, उसके अंदर महशर बर्पा हो चुका था, और वो किसी तरह पर खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। अम्मा को ढूंढते हुए पहले किचन फिर क्वार्टर में, वो वहाँ भी नहीं थी, और उसे फ़ौरन सहारा चाहिए था। उल्टे पैरों वापस आई, बेगम के कमरे की तरफ जा रही थी कि सीढ़ियाँ उतरते सैफ को देखकर बिला इरादा वहीं रुक गई, और वो जाने किस मूड में था। पहले आसपास नजर दुराई, फिर किसी को मौजूद न पाकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो जो बिला इरादा रुकी थी, उसके मुस्कुराने पर बुरी तरह सुलग कर जमकर खड़ी हो गई, उसके करीब आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा, वो उस पर झपट पड़ी। राजा, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। क्या समझा था तुमने मुझे कि मैं बहुत खामोशी से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी, इसके बाद तुम आज़ाद होगे? ये क्या बेहूदगी है? छोड़ो मुझे, तुम पागल तो नहीं होगी? वो बुरी तरह बौखलाकर उसके हाथों से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश करने लगा, साथ साथ इधर उधर देख रहा था कि कोई आना जाए, और वो वाकई पागल हो रही थी। हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके चीखने पर बेगम और साहब अपने कमरे से निकल आए। इधर से रुशना, रूबी और अम्मा ड्राइंग रूम से घबरा कर निकली, लेकिन सामने का मंजर देख कर वहीं ठटक कर वहीं रुक गई। ये क्या हो रहा है? बेगम ने चिल्लाकर उसे खबरदार किया, लेकिन वो इन्हीं के अंदाज में चीख कर बोली, आप खामोश रहिए बेगम, ये मेरा और इसका मामला है। क्या? बेगम एकदम आपस से बाहर हो गई। क्या मामला है? तुम बताओ सैफ, ये 2 टके की छोकरी तुम्हारे मुकाबले कैसे आ गई? ये बुज़दिल क्या बताएगा, मुझसे पूछें। वो ज़ोर से उसे धक्का देकर बेगम के मुकाबले आ खड़ी हुई और सीने पर हाथ मोड़ कर बोली, इस 2 टके की छोकरी से आपका बेटा शादी कर चुका है। मैं माँ बनने वाली हूँ इसके बच्चे की, पूछ लें इससे। शट अप! बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं तुम जैसी आवारा लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जाने किसका गुनाह लिए फिरती हो। अगर ये गुनाह है तो भी आपके बेटे का है। वो अपने गाल पर हाथ रखकर रुंधी हुई आवाज़ में बोली, खबरदार, ज़ुबान खींच लूंगी तुम्हारी। अगर दोबारा मेरे बेटे का नाम लिया, कोई म्यार है इसका, गुनाह भी करेगा तो। बेगम
साहब ने पहली बार लब कुशाई की, दबे दबे लहजे में टोकते हुए बोले, क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। बेगम ने तो फखर से गर्दन अकड़ाई। इतने बड़े बड़े घर की लड़कियां सैफ के आगे पीछे फिरती हैं, इनकी तरफ तो देखा नहीं कभी इसने। इस नौकरानी को लिफ्ट कराएगा? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही बेगम, आप सैफ से तो पीछे। उसने पलट कर उसे मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन वो बुज़दिल गायब हो चुका था। तब वो हाथों में चेहरा छुपा कर रो पड़ी। देखा इसकी मक्कारी, मैं अभी इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। कहाँ है इसकी माँ? उसके रोने का बेगम पर उल्टा असर हुआ। ये जानने की कोशिश ही नहीं की वो वहाँ से गायब क्यों हो गया। इस पर चिल्लाते हुए उसकी माँ को आवाज़ें दी तो अम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ और मरी हुई आवाज़ में बोली, ये ठीक कह रही है बेगम। सैफ मियाँ ने बस बड़ी भी इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं कहना। बेगम ने फ़ौरन टोक दिया। फिर धमकियाँ वे इस लहजे में कहने लगी, अगर सलामती चाहती हो तो इसी वक्त बेटी को लेकर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना वरना उसने हथेलियों से आंखें रगड़ी और बेगम को देखा। फिर जहरखंद लहजे में बोली, मैं तो जा रही हूँ बेगम, लेकिन मत भूलिएगा आपकी भी बेटियाँ हैं। तुम नीच जात? बेगम उस पर झपटना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही साहब ने उनके कंधों को मजबूती से थाम लिया और वो चीख कर बोली, ये गाली आपने मुझे नहीं दी, अपनी औलाद को दी है। कुलसूम, अम्मा ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गालबन समझ गई थी कि मजीद सच उगलने वाली है और साहब भी समझकर अम्मा को इशारा करते हुए बोलो, जाओ बुआ, ले जाओ इसे। उसने तासुब से इस शख्स को देखा जो बड़ा आदमी बनने के शौक में रिश्तों की पहचान को खो बैठा था, फिर भी बड़ा नहीं बन सका। वो ही घर था जिसके दरो दीवार अब्बा मियाँ के रुखसत होते ही कमज़ोर पड़ गए थे। अभी भी उनमें इतना दमखम नहीं था, लेकिन अब वो मजबूत हो चुकी थी। या शायद पहले जिस बात का खौफ था वो अब नहीं रहा था। किस तरह अम्मा उसे छुपा छुपा कर रखती थी। उसने आते ही खुद ही अपने सर से चादर खींच ली। मुझे जिंदा रहना है अम्मा, अब मैं घुट घुट कर डर डर कर नहीं जीऊँगी। अम्मा ने एक पल को हैरान होकर उसे देखा, फिर अपना बुक का संभालते अंदर चली आई। उस रात खाना खाते ही अम्मा अपने बिस्तर में जाग घुसी और वह आराम से काम में लगी। जो सामान स्टोर में बंद किया था उसे निकाल कर दोबारा उसी तरतीब से रखने लगी। एक बार अम्मा ने सरसरी अंदाज में टोका कि सुबह कर लेंगे। फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। वो यही समझी सो गई है, लेकिन कितनी देर बाद जब फारिग होकर आई उन्हें जागते देखकर हैरान हो गई। मैं तो समझी आप सो गई, नींद कहाँ आती है? अम्मा ने गहरी आह खींची, फिर एक नज़र उस पर डाल कर कहने लगी, तुम भी क्या सोचती होगी? मैंने तुम्हें किस संदेह कुएं में धकेल दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। उसने कसदन बेजारी का मुजाहरा किया और तकिया सीधा करके लेट की तो कदर तवक्कुफ से अम्मा गालबन सफाई पेश करने लगी। खुदा गवाह है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जितनी मेरी औकात थी इस हिसाब से साहब से कहा था रिश्ता देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दें। मुझे क्या मालूम था बीच में यूं सैफ में आ जाएंगे। और मुझ बदनसीब को अगर ज़रा भी अकल होती तो इस बात पर अड़ जाती कि पहले अपने माँ बाप को मनाओ, लेकिन मुझे उसकी मिन्नतों ने आजिज़ कर डाला। फिर मैंने सोचा कोई गैर तो नहीं है, अपना ही बच्चा है, कुछ भी हो जाए तुम्हें घर से तो नहीं निकालेगा। मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, और मेरे बाद ले दे के वही तुम्हारे अपने रह जाते हैं। लेकिन हायरी किस्मत, जब अपने मिलते हैं दुखों में इजाफा ही कर जाते हैं। बस करिए अम्मा, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया। वो इतना बेइंसाफ नहीं है कि मुझे कांटों पर घसीटने वालों पर हमेशा अब्रे रहमत बरसाता रहे। वो कहते हुए करवट बदल गई। फिर अगले रोज़ ही अम्मा ने मशीन संभाली। करीबी कारखाने से खुद जाकर सिलाई का माल ले आती। वो पहले घर का काम निपटाती, फिर ज़बरदस्ती अम्मा को हटाकर उनकी जगह बैठ जाती। आस पड़ोस की ख़वातीन ख़ास तौर से ये जानने के लिए आती थीं कि वो दोबारा यहाँ क्यों आ गई, जबकि उसकी शादी हो चुकी थी। और अम्मा सबको यही बताती, उसका मियाँ बाहर चला गया है, सास का सलूक अच्छा नहीं, इसलिए उसे अपने साथ ले आई हूँ। और बज़ाहिर तो ख़वातीन उससे हमदर्दी जताती, सब्र से रहने को कहती, लेकिन अपने घरों में जाकर जाने कैसी कैसी बातें करती थी कि चंद दिनों बाद ही दोबारा से सामने की बैठक सजने लगी। ऊंची आवाज़ में गाने, फहश कलामी। और अब वो क्यों डरती? पहले रोज़ ही दरवाज़ा खोल कर खड़ी होगी। क्यों भैया, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं, जाकर उन्हें सुनाओ ये गाने, बहुत खुश होंगी। कुलसूम, अम्मा ने उसे बालों से पकड़कर अंदर घसीट लिया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, खूब नाम रोशन कर रही हो बाप का। बाप का नहीं, ससुर का। वो बेहद तलखी से गोया हुई, मैं अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं हूँ अम्मा, सेठ नसीरुद्दीन की बहू भी हूँ। बड़ा जोम है उनकी बेगम को अपने स्टेटस का। और उनका बेटा कभी पस्तियों में उतरने का सोच भी नहीं सकता हूँ। उसी बेटे की औलाद इन्हीं पस्तियों में जन्म लेगी और यहीं प्रमाण चढ़ेगी। मैं देखती हूँ कब तक इस हकीकत से इनकार करेंगी वो और उनका बुज़दिल बेटा। वो तो जैसे अपने होश में ही नहीं रही थी। तो अपने होश में नहीं है बेटी, होश तो उसने भुलाए थे अम्मा, अब तो सचमुच होश में आई हूँ। अम्मा का बदहवास चेहरा देखकर वो हंस पड़ी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। अम्मा के सामने वो खुद को नॉर्मल पोज करती, लेकिन उसके अंदर जो जख्म था उससे हर पलटी से उठती महसूस होती। वो किसी तरह सैफ को माफ़ करने पर तैयार नहीं थी। किसी वक्त उसके संग गुजरे किसी खूबसूरत लम्हे का ख्याल आता तभी तो फ़ौरन सर झटक देती। वो हरगिज़ उसे सोचना नहीं चाहती थी, जो मोहब्बतों का फरेब देकर उसकी ज़िंदगी से खेल गया। और अलमिया तो ये था कि वो उसे ख्वाब समझकर भुला भी नहीं सकती थी कि उसकी निशानी अपने वजूद में लिए फिरती थी। और जिस रोज़ उसने बेटे को जन्म दिया उस रोज़ वो किसी तरह उसके ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा सकी। शायद इसलिए कि बच्चा सारे नक्श बाप के चुरा लाया था। और वो जब उस पर नज़र डालती उससे सितमगर का ख्याल आता। शाम से पहले वो जाने किस आस में घिर कर अम्मा से कहने लगी, अम्मा, राजा को मालूम तो हो कि उसका बेटा हुआ है। अम्मा ने चौंक कर उसे देखा, फिर पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोली,
हाँ मालूम तो हो उसे, शायद इसी बहाने ही, लेकिन कौन बताए इसे। आप चली जाए ना। नहीं मैं? हाँ अम्मा, और कौन है? और अम्मा तो यही चाहती थी किसी तरह वो अपने घर में बस जाए। उसकी खातिर वो जेठ जेठानी के साथ हाथ जोड़ने को भी इल्तिजा भी कर सकती थी। तो एक बार उन्होंने उससे कहा भी कि उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लिहाजा वो जाकर उन्हें सूरत हाल बताएंगी, लेकिन वो नहीं मानी। अब वो खुद जाने को कह रही थी तो उन्होंने ज़्यादा पसोपेश नहीं की। इसी वक्त पड़ोस में से जाहिदा को बुलाकर उसके पास बिठाया और बुर्का संभालते हुए निकल गई। कहाँ जा रही हैं तुम्हारी अम्मा? जाहिदा उन्हें इतनी उजलत में निकलते देखकर उससे पूछने लगी। मेरे ससुराल दादा दादी को पोते की खुशखबरी सुनाने गई हैं। उसके लहजे में छुपे तंज को ज़्यादा क्या महसूस करती, उल्टा तजस्सुस सी होकर बोली, फिर तो तुम्हारे सास ससुर भी भाग आएंगे। नहीं, वो कुछ दूसरे किस्म के लोग हैं, रिश्ते नाते उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। फिर तो तुम्हें उन्हें इतला भी नहीं भिजवानी चाहिए। मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, आगे उनकी मर्ज़ी, खुश हो या ना खुश, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। वो बहुत सोच कर जवाब दे रही थी, क्योंकि अम्मा ने जो कहानी सुनाई थी वो भी उससे मुतफिक थी कि उसका मियाँ बाहर गया हुआ है, सास ससुर का सलूक ठीक नहीं, वगैरह वगैरह। तुम्हारा मियाँ तो खुश होगा ना? हाँ हाँ, वो क्यों नहीं खुश होगा। मैं ज़रा चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ, फिर उसे ख़त लिखूंगी। वो नज़रें चुरा कर बोली और गर्दन मोड़कर बच्चे को देखने लगी, तो ध्यान आप ही आप उसकी घर की तरफ चला गया। जाने अम्मा के साथ वो लोग क्या सलूक करें, उसने सोचा। फिर सर झटक कर जाहिदा को देखकर बोली, पता नहीं अम्मा ने मेरे लिए कुछ पकाया भी है या नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं देखती हूँ। जाहिदा उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके लिए हलवा गर्म करके ले आई तो वो तकिए के सहारे ज़रा सी ऊंची हो गई। फिर उसने अपना ध्यान बटाने की खातिर जाहिदा से इधर उधर की बातें छेड़ दी। दरमियान में एक लम्हा के लिए भी खामोशी शायद तो वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखने लगती। लाशौरी तौर पर शिद्दत से अम्मा की मुंतज़िर थी और शायद दिल खुश फहम को कुछ उम्मीद थी कि उसके लिए ना सही बच्चे की खातिर ही शायद वो खुद में इतनी जरूरत पैदा करे कि सोने चांदी की दीवारों को ठोकर मारता हुआ चला आए। जब शाम ढल चली थी तब अम्मा वापस आई। गो कि उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो बहुत कुछ समझ गई। फिर भी कितनी देर तक उनके पीछे देखती रही। क्या हुआ खाला, इसकी सास आई नहीं? जाहिदा ने अम्मा से पूछा तो वो चौंक कर देखने लगी। नहीं। अम्मा मुख्तसर जवाब देकर बुरका तय करते स्टोर में चली गई। फिर वापस आकर उससे पूछने लगी, तुमने कुछ खाया? उसने इस बात में सर हिलाया। फिर अम्मा महज जाहिदा को सुनाने की खातिर बोली, बता आई हूँ तुम्हारे ससुर को। पोते का सुनकर खुश तो हुए, लेकिन आने का कुछ नहीं बोला। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बज़ाहिर उकता कर बोली, मर्ज़ी उनकी, आए या ना आए। फिर ज़ाहिरा के जाते ही वो अम्मा से पूरी तफसील सुनने को बेताब होगी। जैसे ही अम्मा बाहर का दरवाज़ा बंद करके वापस आई तो उसने सवालों की बुछार कर दी। क्या हुआ अम्मा? राजा से मुलाकात हुई? क्या कहा हुआ उसने? और बेगम? बस कर बेटी, नाम मत ले उनका। अगर मैं उनमें ज़रा सी भी इंसानियत होती तो पहले तेरे सर पर हाथ रखते। उसकी बेताबी समझते हुए अम्मा का दिल दुख से भर गया। रुंधी हुई आवाज़ में टोक कर कहने लगी, अब तो बस यही कहूँगी, भूल जाओ सब, क्योंकि सैफ की शादी हो चुकी है। बहू बेगम सारे मेट लाती फिर रही थी। अम्मा? होंठों की बेआवाज़ जुम्बिश के साथ वो सन्नाटों में चली गई और अम्मा रोते हुए बताने लगी, मुझे देखते ही सैफ भाग गया तो मैं बेगम और साहब के कमरे में चली गई। उन्हें पोते का बताया, जिस पर बेगम ने सख्त नागवारी का इजहार किया। सो इल्ज़ाम लगाए, ज़रा खौफ खुदा का नहीं किया। और खुदा भी पता नहीं कैसे ऐसे ही लोगों पर मेहरबान रहता है। उसने ज़िंदगी में पहली बार अम्मा को शाकी होते देखा था तो उसकी आंखें छलक गई। सन्नाटों से निकल कर बोली, नहीं अम्मा, खुदा उन पर मेहरबान नहीं होता, रस्सी दराज करता है, जब खींचेगा तो सारा ज़माना देखेगा। सब दिल बहलावे की बातें हैं। अब अम्मा हद दर्जा मायूस हैं और वो अब मायूसियों से निकल रही थी, क्योंकि पहलू में उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। झुककर उसकी पेशानी चूमते हुए बोली, आपके दिल छोटा करती है। मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ चुकी हूँ और वो बेनियाज ज़रूर है, बेखबर नहीं। मेरी ताकत से भरकर मुझे नहीं आजमाएगा। बस आप आंसू पूछ लें, इस घर में खुशी उतरी है। मैं माँ बनी हूँ, बेटे की माँ, और आप आंसू के चिराग जला रही हैं। अम्मा ने फ़ौरन आंसू पोंछ डाले और मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह मुबारक करे तुझे ये खुशी और इसकी हज़ारों लाखों खुशियाँ। देखो, उसने अम्मा को आंसू बहाने से रोक दिया और खुद उसके आंसू कहीं अंदर ही अंदर जमा होते रहे। इस रात वो एक पल को नहीं सो सकी। कभी गुज़िश्ता को सोचती, कभी आने वाले दिनों को। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो आगे पहाड़ से ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। अम्मा कह रही थी, भूल जाओ सब, और ये कैसे मुमकिन था भला? सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा था। अगले रोज़ नाश्ते वगैरह से फारिग होकर अम्मा सौदा सलफ लाने बाजार गईं कि साहब आ गए। क्योंकि दरवाज़ा खुला था इसलिए वो सीधा अंदर चले आए। वो उन्हें देखकर कुछ सहम ही सी गई और नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं? उन्होंने इधर उधर देखते हुए पूछा। यहीं बाजार तक गई हैं, अभी आ जाएंगी। वो सर झुकाए बैठी थी। दर्जीदा नज़रों से उन्हें आगे आते और फिर अम्मा की चारपाई पर बैठते देखा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या ज़रूरत थी इस तरह चोरी छुपे तुम्हारी शादी करने की? कम अज़ कम मुझे तो बताया होता। अम्मा बताना चाहती थी, लेकिन राजा, मेरा मतलब है सैफ, उसे खदशा था कि आप लोग हरगिज़ ये शायद नहीं होने देंगे। वो नामाकूल। अचानक गुस्से में आकर उन्होंने इसी कदर कहा और वो फ़ौरन खामोश भी हो गए, जैसे खुद पर जब्त कर रही हूँ। फिर कितनी देर बाद गोया हुए, बहरहाल जो भी हुआ अच्छा बुरा मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बताओ तुम क्या चाहती हो? जी? वो नासमझी के आलम में देखने लगी।
تو وہ کچھ رک کر بولے، دیکھو بیٹا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں کیونکہ سیف کی شادی ہو چکی ہے، اور نہ میں تمہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ سیف کے حوالے سے کسی سے وقت کا انتظار کرو، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکو، میں خود تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کروں گا۔ تایا ابا وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ میں ٹھیک رہ رہا ہوں بیٹا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، آگے پہاڑ سی زندگی، اور اماں کب تک تمہارا ساتھ دیں گی؟ بس کریں تایا ابا، مجھ میں مزید برداشت کا حوصلہ نہیں ہے۔ ضبط کرتے کرتے بھی وہ پھٹ پڑی، اگر آپ کو مجھ پر مہربانی کرنا ہی ہے تو میرے بچے کو اس کا باپ لا دیں، اور کچھ نہیں مانگتی میں، سمجھو اس کا باپ مر گیا۔ اکلوتے بیٹے کے بارے میں کہتے ہوئے ان کا اپنا کلیجہ پھٹ گیا، سر جھکائے اتنے بے بس نظر آ رہے تھے کہ وہ کتنی دیر تک انہیں دیکھے گی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھی اور بہت آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں کچھ نہیں مانگوں گی تایا ابا، بچے کا باپ بھی نہیں، لیکن اسے زندہ رہنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھیں، اتنے بیمار نہیں فلاگر ہونے کے باوجود ابا میاں کتنا مضبوط صاحبان تھے ہمارے لیے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہیں سکے، تو اس کے گرد بازو کا ہلکا بنا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہی مہک تھی جو ابا میاں کے شفیق سینے پر سر رکھ کر وہ اپنے اندر اتارتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکنے لگے۔ روتے نہیں بیٹا، اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے انہوں نے اس کا سر تھپک کر ٹوکا، تبھی بچے نے رو کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ اسے چھوڑ کر بے اختیار اس کی طرف لپکے اور اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رگڑ کر دیکھنے لگی۔ باپ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بیٹا؟ ماحول خوشگوار بنانے کی غرض سے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے کہا، تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ذرا سا ہنسی، پھر خیال آنے پر فوراً اٹھتے ہوئے بولی، اب بیٹھے تایا ابا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، یہ چائے کا وقت نہیں، تم آرام کرو۔ انہوں نے بچے کو اس کی جگہ پر لٹاتے ہوئے چائے کے لیے منع کیا، پھر اس کے پاس آ کر بولے، تمہاری اماں پتہ نہیں کب آئیں گی، خیر میں پھر آؤں گا، تم اپنا خیال رکھو، اور ہاں یہ رکھ لو۔ جیب سے لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا، پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ تو کچھ دیر تک وہ ان کے پیچھے نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر اپنی جگہ پر نیم دراز ہوتے ہوئے لفافہ کھول کر دیکھا، اتنے بہت سارے سرخ سبز نوٹ پھسلتے چلے آئے، کچھ اس کی گود میں گرے، کچھ چارپائی کے نیچے۔ ابھی وہ سمیٹ رہی تھی کہ اماں آ گئی۔ ہائے، یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اماں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی تو وہ ایسی ہی پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، تایا ابا آئے تھے، وہی دے گئے۔ کب آئے؟ اماں اپنی کرسی قریب گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آئے تھے، کافی دیر بیٹھے رہے، پھر آنے کو کہہ گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے، میرا مطلب ہے پوتے کو دیکھا؟ اماں جو معلوم کرنا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے ان کی بات کے جواب میں پہلے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، اماں تایا ابا آئے تھے اور آتے رہیں گے، لیکن میرے معاملے میں وہ بالکل بے بس ہیں، اور اماں آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا، اپنے گھر میں ان کا بس نہیں چلتا، اس لیے اب آپ انہیں کوئی الزام نہیں دیجیے گا۔ لو، میں کیا الزام دوں گی، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پوتے کی کشش انہیں کھینچ لائے، اس طرح اللہ چاہے گا تو ایک دن اس کا باپ بھی آ جائے گا۔ اماں کی آنکھیں چمکنے لگی، یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا، یوں لگتا تھا جیسے اس کی اور اماں کی بے آب و رنگ زندگی میں کچھ رنگ بھرنے کے لیے اوپر والے نے اس کی گود میں بچہ ڈال دیا۔ اسی کے دم سے رونق تھی، سارا دن وہ اور اماں اسی کے ساتھ لگی رہتی، پھر ہر تیسرے چوتھے روز کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تایا ابا آ جاتے تھے، اور جب سے انہوں نے آنا شروع کیا تھا اسے ماہانہ خرچ بھی دینے لگے، اسی لیے غم روزگار سے نجات مل گئی، اور ایک طرح سے اماں کی بات بھی رہ گئی، جو انہوں نے محلے والوں سے کہا تھا اس کا میاں باہر گیا ہوا ہے، اب سب ہی سمجھنے لگے کہ وہ باہر سے اسے خرچ بھیج رہا ہے۔ بہرحال بہت ساری فکروں سے نجات کے باوجود اصل فکر اپنی جگہ موجود تھی۔ اماں اور تایا ابا دونوں کا خیال تھا کہ اسے سیف سے طلاق دلوا کر کسی اور جگہ اس کی شادی کر دی جائے، اور وقتاً فوقتاً دونوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ایک تو اس ستمگر کی محبت دل سے نکال نہیں پائی، دوسرے بچے کا خیال تھا کہ سگے باپ نے نہیں اپنایا تو ستیلا تو پھر ستیلا ہوتا ہے، اور اس بات پر اماں بھی خاموش ہو جاتی تھیں۔ بچہ پاؤں پاؤں چلنے لگا تو اکثر باہر جانے کے لیے مچلنے لگتا، اس روز اس کے مچلنے پر وہ خود ہی سے لے کر جانے کو تیار ہوگی۔ پڑوس میں زاہدہ کی شادی تھی، اس نے سوچا بچے کو اپنے لیے ایک سوٹ لے لگی، اس خیال سے مارکیٹ چلی گئی، کو 1.5-2 گھنٹے شاپنگ میں لگ گئے۔ واپس آئی تو دروازے پر تایا ابا کی گاڑی دیکھ کر کچھ متوش سی ہو گئی، کیونکہ وہ اکثر شام میں آتے تھے، دوپہر میں ان کی آمد پر اس کی پریشانی فطری تھی۔ تیز قدموں سے اندر آئی تو اماں کے پاس بیگم کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، اور فوراً واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ اماں نے پکار لیا، ادھر آؤ کلثوم، تھک گئی ہوں اماں، لیٹوں گی، اس نے وہیں کہا اور بچے کو لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اماں پاس بچہ اس کی گود سے نکلنے لگا تو اس نے ڈانٹ کر اسے لٹا دیا اور خود ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ بیگم کی آمد بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے بے چینی سے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سے پوچھ سکے، پتہ نہیں کب سے آئی ہوئی تھی۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد برآمدے میں ان کی آواز سنائی دی تو وہ دروازے کی جھڑی سے دیکھنے لگی، اماں انہیں چھوڑنے باہر تک جا رہی تھیں، پھر جیسے ہی اماں پلٹ کر برآمدے تک آئی وہ کمرے سے نکل تک ان کے سامنے آ گئی۔ کیوں آئی تھی اور انہیں ہمارے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ اس کے تبے ہوئے لہجے کو اماں نے قصدن نظر انداز کر دیا۔ تمہارے تایا نے دیا ہوگا، اور کون دے گا؟ کس لیے آئی تھیں؟ وہ چیخ پڑی، اور آپ نے انہیں اندر کیوں آنے دیا؟ بھول گئی آپ کس طرح انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا؟ نہیں، میں کچھ نہیں بھولی۔ پھر کیا؟ دروازے سے لٹا دیتی۔ کیوں لٹاتی؟ ارے جب تم نے تایا کو نہیں لٹایا تو میں اس کی بیوی پر کیسے دروازہ بند کروں؟ اس کی شرح پر
अम्मा को भी गुस्सा आ गया, उल्टा उसे लताड़ने लगी। और तुमने कौन सा ताल्लुक तोड़ लिया इनसे? ताया की मेहरबानी पर खुश हो, उसकी बीवी आई है तो नागवार गुजर रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं कहना मुझे। अम्मा खफकी से कहती कमरे में चली गई तो कदर तवक्कुफ से वो उनके पीछे भागी और उनके पैरों के पास घुटने टेकते हुए आजिज़ी से बोली, अम्मा मुझे परेशान नहीं करें, साफ साफ बताए बेगम क्यों आई थी? अम्मा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए बोली, तुमने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया था बेटी, और तुम्हें ये भी यकीन था वो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, तो समझ लो वही बेगम तुम्हारे दर पर ले आया है। आगे तुम्हारी मर्जी, चाहो धुतकार दो, चाहो तो। अम्मा वो उनके घुटनों पर पेशानी रख कर रोने लगी। ये सारे इम्तिहान मेरे ही हिस्से में क्यों आए हैं? इम्तिहान से क्यों घबराती हो? बर्दाश्त की ताकत भी तो दी है उसने। उसने फ़ौरन सर ऊंचा करके धुतलाई आंखों से अम्मा को देखा, फिर कतरे से हम कर पूछने लगी, क्या हुआ है? राजा तो ठीक है ना? अम्मा ने ज़रा सा सर हिलाया, फिर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, जाओ मुँह हाथ धो लो। नहीं अम्मा, पहले मुझे असल बात बताएं, आप कुछ छुपा रही हैं? वो उनके बात करने पर ठटक कर बोली, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मेरे सर पर हाथ रख कर कहें। उसने अम्मा का हाथ तो पकड़कर अपने सर पर रखा तो वो फ़ौरन खींचते हुए बोली, क्या कर रही हो? फिर आप बताती क्यों नहीं? क्या बताऊं? अम्मा की आवाज़ भर गई। आंसू बेख्तियार छलके जिन्हें दुपट्टे में जज्ब करते हुए बोली, कोई 2 महीने पहले तुम्हारे तायाबा ने सैफ के एक्सीडेंट का बताया था। बहुत चोटें आई थी, फिर अल्लाह ने ज़िंदगी तो बख्श दी, लेकिन बच्चा बेचारा आंखों से महरूम हो गया। अम्मा, उसकी उसके हाथों की गिरफ्त अम्मा की कलाई पर सख्त हो गई। बेख्तियार उन्हें झंझोड़ कर बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे ताया ने मना किया था, उनका ख्याल था ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास लेकर आएंगे। ऑपरेशन हुए लेकिन। और उसकी बीवी वो उसी वक्त छोड़ गई थी जब मालूम हुआ वो बेनाइक हो चुका है। हालांकि डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने इंतज़ार नहीं किया। सब हमारी तरह तो नहीं होते अम्मा। उसे हकीकतन बेहद दुख हुआ, लेकिन अंदर जो इतनी ढेर सारी तलखी भरी थी उसे भी होंठों तक आने से नहीं रोक सकती। अम्मा ने बेहद खामोश नज़रों से उसे देखा और एक बार फिर मौजू बदल गई। अच्छा जाओ मुँह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। लेकिन आपने बेगम की आमद का मकसद तो बताया नहीं, अब क्या बताने को बाकी है? ज़ाहिर अपनी बहू और पोते को लेने आई थी। अम्मा के झुंझलाकर कहने पर वो हंस पड़ी, फिर उठते हुए गहरी सांस खींचकर बोली, आहा, अब बंदे राजा के लिए महलों की रानी तो मिलने से रही। कलसूम। अम्मा ने ऐसी मलामत अमेज़ नज़रों से देखा कि वो सचमुच कट कर रह गई। फिर जाहिर है फैसले का इख्तियार उसे था, और इख्तियार के बावजूद वो खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। समझ में नहीं आता था क्या करे। इसी तमाम अरसे में पहली बार कभी उसकी मोहब्बतों को सोचती, कभी कभी कज अदाइयों को, और हकीकत तो ये कि कज अदाइयों का पलड़ा भारी था। फिर भी वो हार गई, इसलिए कि अपने सारे जज्बे उसके नाम लिख चुकी थी। वो मोहब्बत करेगी तो उसी से, और नफरत भी उसी से ही होगी। और जब अपने मनफी और मस्बत जज्बों समेत उस तक आई तो पहले मरहले पर भी ही उसका हाथ थाम कर बोली, राजा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी शदीद नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर आई क्यों हूँ? उसने अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो उसका हाथ अपनी बिलगी पलकों से लगाकर बोली थी, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत भी ऐसी ही शदीद करती हूँ। और इसके साथ ही ये नावल अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।